अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। अच्छा जनाब, दिन का आगाज़ करना चाहिए एनर्जेटिक तरीके से। अब लोग कहते हैं जी सुबह जो होते हैं, जो स्पेशली विंटर की जो सुबह होती है और ये जो मौसम चेंज हो रहा है, इसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी कहाँ से लेके आ सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। अगर आप सुबह उठते हैं और उठते ही आपके जहन में ये ख्याल आता है कि आज का दिन मैंने बहुत पॉजिटिवली गुजारना है और आज के दिन मैंने एक अच्छी बात, एक अच्छी नेकी ज़रूर करनी है, चाहे वो किसी की भलाई हो, चाहे वो पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक हो या किसी की भी मदद, तो रोज़ाना का दिन जो है ना वो खाली ना जाने दिया करें, बल्कि किसी एक शख्स की मदद ज़रूर किया करें। पैसे हैं तो पैसों से, मॉरली सपोर्ट कर सकते हैं तो मॉरली सपोर्ट करें, एथिकली सपोर्ट कर सकते हैं तो एथिकली सपोर्ट करें, अखलाकियात की बुनियाद पर सपोर्ट कर सकते हैं तो वो भी नेकी काउंट हो जाती है। क्योंकि जब आप किसी के लिए अच्छा सोचते हैं तो अल्लाह ताला आपके लिए चीज़ें अच्छा करता है। तो फिर क्या होता है कि अल्लाह सबसे बड़ा है और वो आपकी नीयतों को जानता है। तो अपनी नीयतें अच्छी रखें, अपने दिन का आगाज़ बड़े एनर्जेटिक तरीके से करें, अच्छी सोच के साथ करें, दुआओं के साथ करें और ये सोचते हुए करें कि अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कर सकें। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं कि किन लोगों की लंबी उम्र होती है। जी हाँ, जो अच्छे काम करते हैं उनकी भी बड़ी लंबी उम्र होती है, जिनकी नेकियाँ ज़्यादा होती हैं, अल्लाह उनकी उम्रों में भी इजाफा फरमा देता है। लेकिन होता कुछ इस तरीके से है कि आपको ख़ुद भी बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, अपनी केयर करनी पड़ती है। जैसे कि अब कोई शख्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता है तो उसके फेफड़ों पर तो प्रॉब्लम होगी। अगर कोई शख्स जो है वो अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखता है तो उसको तो प्रॉब्लम आएगी। तो क्या करना है कि हमने साथ साथ भरोसा अल्लाह पर भी रखना है और अपना ख्याल भी रखना है और ऐसे रखना है कि हमें अपने लिए मी टाइम निकालना है। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते हैं कि मी टाइम में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप कुछ खेल भी सकते हैं, कोई एक्टिविटी भी कर सकते हैं, अपना ख्याल भी रख सकते हैं, खाने पीने पर भी तवज्जो दे सकते हैं और ऐसी चीज़ें भी कर सकते हैं जिससे कि आपकी लाइफ जो है वो हेल्दी हो जाए। तो आज बात कर लेते हैं कॉफ़ी पर, क्योंकि ये जो पूरा अब सीज़न आ रहा है ये कॉफ़ी सीज़न भी होता है, क्योंकि लोग इसमें बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं, कुछ लोग ग्रीन टी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। तो आपके साथ में शेयर करते हैं कि कॉफ़ी जो है वो किस वक्त पीना चाहिए और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो कॉफ़ी पीने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जो लोग कॉफ़ी पीते हैं उनकी उम्र जो है वो लंबी होती है, लेकिन किस वक्त? तो जनाब, तहकीक से मालूम हुआ है कि फीकी कॉफ़ी पीने वालों की उम्र जो है वो ज़्यादा होती है और रोज़ाना 4 कप तक कॉफ़ी फ़ायदेमंद रहती है। दोपहर से पहले कॉफ़ी पीना बेहतर है, क्योंकि इस वक्त कॉफ़ी पीने से मोहलिक बीमारियों का जो ख़तरा है वो टल जाता है। इसके अलावा शाम के वक्त कॉफ़ी पीने से मेलाटोनिन जो होता है वो कम बनता है, जिससे नींद मुतासर हो सकती है। इसलिए शाम में कॉफ़ी से परहेज़ करें। और इसके अलावा इसकी जो रिसर्च है, यानी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की जो डॉक्टर हैं ट्रेशा, उनके मुताबिक कॉफ़ी सेहत के लिए मुफीद है, मगर दुरुस्त वक्त और मिकदार में पीना ज़रूरी है। तो जी, कॉफ़ी पिएं और साथ साथ खुश रहें और अपनी ज़िंदगी में फ़िट रहें, लेकिन वक्त भी तय करें और मिकदार भी जो है कॉफ़ी की वो आप उसका तयन करें। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मौसम की। शहर कायद का जो मौसम है वो औसम हो गया है वैसे, लेकिन सिर्फ सुबह के वक्त में, लेकिन सिर्फ इस तरह से वो औसम हुआ है कि दोपहर के टाइम पर ऐसा लगता है शायद हम जून जुलाई की गर्मियों में रह रहे हैं। फिर रात में जो है बेहतर हो जाता है, यानी ठंड बढ़ जाती है। लेकिन कल रात को ठंड जो थी वो ज़्यादा थी। तो आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इसके अलावा जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके अलावा हवा में नमी और हवा दोनों ताल्लुक़ तो रखते हैं। वैसे हवा में जो नमी का तनासुब है वो 37% रिकॉर्ड किया गया है। शुमाल मशरिक सिम्त से 6 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से खुश्क हवाएँ भी चल रही हैं और शहर का जो फ़िज़ाई मयार है वो बदस्तूर मुज़र सेहत है। AQI दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फ़हरिस्त में जो है कराची अब 10वें नंबर पर आ गया है। अच्छा जी, ये देखिए जी, 10वें नंबर पर आ गए हम आलूदा तरीन शहरों की फ़हरिस्त में। दिस इज़ रियली सैड। शहर को साफ़ रखें और ऐसी चीज़ें करें जिससे पोल्यूशन ना हो, नॉइज़ पोल्यूशन से बचें। जो नॉर्मल स्मोक वाला जो पोल्यूशन होता है, गाड़ियों का धुआं, फैक्ट्रियों का धुआं, उससे बचें और कम से कम अपने शहर की बेहतरी के लिए अपने तौर पर हर इंडिविजुअल
पार्टिसिपेट करें। आगे बढ़ते हैं और आज सिंध हाई कोर्ट की हियरिंग्स का जिक्र करते हैं। तो क्या है जी अहम केसेस, अहम समातें क्या हैं? तो आज की जो अहम समातें हैं उसमें है जी गैर कानूनी तामीरात, इसके अलावा तजावुज़ात से मुतालिक दरखास्तों पर समात, इसके अलावा जो है सज़ाओं के खिलाफ अपीलों पर समात, और कायम मुकाम चीफ जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूत की सरबराही में जो 2 रुकनी बेंच है वो समात करेगा और तफ्तीशी अफसरान जो हैं वो पेशरफ रिपोर्ट अदालत में जमा करवाएंगे। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और सोने की कीमत जो है वो आपके साथ में शेयर कर लेते हैं कि जी सोने की जो प्राइस है वो उसका क्या बना। अभी तक वही सारा कुछ है, यानी सस्ती हैं कीमतें जो है, सोना जो है वो सस्ता है। तो दिस इज़ बेस्ट टाइम कि आप सोना ख़रीदें। तो आलमी और मुकामी मार्केट में सोना मज़ीद सस्ता, आलमी मार्केट में सोना $10 सस्ता होकर $3,970 फ़ी औंस तक गिर गया। 1 तोला सोना 1,000 रुपये सस्ता होकर 4,19,362 का हो गया रुपए का हो गया, और 10 ग्राम सोना जो है वो 857 रुपये कमी से 3,59,535 रुपये का हो गया है। अच्छा जी, जो 1 तोला चांदी है उसकी कीमत 5,022 रुपये पर बरकरार रही। अच्छा ओके, अभी एजुकेशन सेक्टर से खबर शामिल करते हैं और मेरे फेवरेट सेगमेंट्स में से या मेरे फेवरेट टॉपिक्स में से ना एक फेवरेट में वन मेरा एजुकेशन है। यानी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं स्टूडेंट्स के हवाले से बात करूं, एजुकेशन के हवाले से बात करूं, हमारे मुल्क में क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है उस हवाले से बात करूं। तो ये खबर कुछ इस तरह से है कि सिंध और बलूचिस्तान के 120 तलबा कैम्ब्रिज इम्तहानात में इम्तियाजी नंबर हासिल करने वालों में शामिल हैं। अच्छा जी, कैम्ब्रिज इम्तहानात 2025 में सिंध और बलूचिस्तान के तकरीबन 120 जो तलबा और तालबात थे वो शामिल थे। अच्छा जी, ये इनको जो है वो 6 तलबा को जो है इसमें से अवार्ड भी मिला है। आउटस्टैंडिंग कैम्ब्रिज लर्नर अवार्ड से इनको नवाजा गया है, जबकि 26 तलबा ने दुनिया भर में और 53 ने सूबाई सतह पर सबसे ज़्यादा नंबर हासिल किए। पाकिस्तान भर में 317 तलबा को मजमूई तौर पर 355 अवार्ड से नवाजा गया। कैम्ब्रिज डायरेक्टर उज़मा यूसुफ ने तलबा, असातिज़ा और वालिदैन की मेहनत को सराहते हुए इनकी कामयाबियों पर फ़ख्र का इजहार किया। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं एक ऐसे टॉपिक के हवाले से जो कि हर तकरीबन साल या 6 महीने या 7 महीने में 8 महीने में हमें सुनने को मिलता है और फिर सुन के ना थोड़ा सा डर लगने लग जाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट मंकी पॉक्स। अच्छा, ये जो है सऊदी अरब से कराची आने वाले मुसाफिर में मंकी पॉक्स वायरस की अलामात ज़ाहिर हुई हैं। एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग के दौरान मुसाफिर को बुखार और जिस्म पर दाने थे, जबकि 5 रोज़ से बुखार की शिकायत भी थी। मुसाफिर गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज़ से कराची पहुंचा था। सिंध हुकूमत ने मुतासरा मुसाफिर को इन्फेक्शन डिजीज़ अस्पताल जो है वो मुंतकिल कर दिया। अच्छा जी, ये सूरत हाल है। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नेक्स्ट चलते हैं जी, क्या हो रहा है। इट इज़ ऑल अबाउट एयरपोर्ट। अच्छा जी, FIA ने दीगर सूबों के मुसाफिरों के लिए कराची से बैरून मुल्क रवानगी से कबल अब क्लियरेंस लाजमी करार दे दी है। यानी अब कोई अगर कराची से रवाना हो रहा है तो उसको क्लियरेंस करानी पड़ेगी। अब जो अफराद पहले कभी बैरून मुल्क गए ही नहीं और सूबा सिंध से ताल्लुक़ नहीं रखते, उन्हें रोक लिया जाएगा। पॉलिसी के तहत पंजाब, KP और दीगर सूबों के मुसाफिरों की स्क्रीनिंग होगी और पहली बार सफ़र करने वालों को करीबी एयरपोर्ट से सफ़र करना होगा। अच्छा जी, आज परवाज़ SV 709 से 57 मुसाफिर ऑफलोड किए गए, जिनमें 35 उम्रा ज़ायरीन और 22 मुलाजमत के वीज़े वाले शामिल थे। तो जी ये है जी वो ख़बर जो मैंने आपके साथ में शेयर की। अभी जी आगे बढ़ते हैं और एक और ख़बर जो है वो आपके साथ में शेयर करते हैं, और ये है जी होटल मालकान की शहर के दाखिली और ख़ारजी रास्ते मुकम्मल बंद करने की धमकी सामने आई है। इसके अलावा हकीकत में पाक भारत में जंग जो है उसमें 8 तैयारे जो हैं वो गिराए गए, और इसके अलावा जो हैं बहुत सारी ख़बरें हैं जो हम आपके साथ में शेयर करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद, क्योंकि ये तमाम ख़बरें जो हैं वो हम अपने न्यूज़ सेशन में डिस्कस करेंगे, जिनका मैंने आपको अभी हाईलाइट दिया। अच्छा जी, अभी क्योंकि मैं भी टी ब्रेक ले लेती हूँ, आप भी टी ब्रेक ले लें और उसके बाद वापस आते हैं और फिर करेंगे ढेर सारी बातें और आपको बताएंगे कि दुनिया भर में, स्पेशली कराची में और हमारे सराउंडिंग्स में जो है एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में क्या चल रहा है। तो थ्रू आउट हमारे साथ रहिए। कीप वॉचिंग सिटी एट 10। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ कराची अशरफ भाई मौजूद है, उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप अशरफ भाई? ठीक ठाक है अशरफ भाई? ये हम मेयर के हवाले से बड़ा सुनते थे, बड़ी बातें होती थी, लेकिन आज कल जो है वो मेयर के हवाले से बड़ी बातें सामने आ रही हैं, लेकिन जी ये कराची की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है
मुल्क के बाहर न्यूयॉर्क की। अच्छा जी, अब कुछ बताते हैं आपको। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने कहा है कि न्यूयॉर्क में जो 34 साला मुसलमान ज़ुहरान ममदानी के मेयर मुंतखब होने से कराची से शुरू होने वाली तब्दीली की लहर जो है वो अब आलमी सतह तक पहुंच गई है। ठीक है, ये उन्होंने कहा है। अच्छा, इसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने मतलब बाज़ाब्ता तौर पर फिर ये याद कराया, रिमाइंड कराया। और क्या रिमाइंड कराया आप लोग ज़रा सुन लें। उन्होंने याद दिलाया कि कराची ने भी नौजवान मेयर मुर्तज़ा वहाब को मुंतखब किया था अब से चंद सालों पहले। ठीक है जी, वो ये कह रहे हैं हमने भी मुंतखब किया था चंद सालों पहले, अब न्यूयॉर्क ने भी नौजवान क़यादत पर एतमाद किया है। मुराद अली शाह साहब के मुताबिक नौजवान क़यादत मुस्तकबिल की ज़मानत है। सिंध हुकूमत कारोबारी माहौल बेहतर बनाने और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फ़रोग़ दे रही है। ज़ुहरान ममदानी ने जो है वो 49.6% वोट लेकर कामयाबी हासिल की, जबकि हरीफ जो थे उनके एंड्रियो उनको 41.6% वोट ही मिले। ये देखिए जी, तब्दीली कहीं आ रही है और बात कहीं हो रही है। और आप देखें कि जी उन्होंने बताया कि चंद सालों पहले पीपल्स पार्टी ने भी एक ऐसा ही बोल्ड स्टेप लिया था और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब जो हैं उनको मुंतखब किया था। पहले हम यही कराची सिंध से शुरू करते हैं, फिर हम ज़ुहरान ममदानी तक जाएंगे और फिर बात करेंगे उनके हवाले से कि क्या उनका बैकग्राउंड है और क्या उनकी पर्सनालिटी है और क्या वहाँ पर इनसाइड स्टोरी है। जी अशरफ भाई। वज़ीर आला सिंध ने जो मिसाल दी है वो ये कहा है कि नौजवान जो हम लेकर आए क़यादत, जैसे कि मेयर कराची बना मुर्तज़ा वहाब साहब, और वो हैं भी कराची के, तो उनको सिलेक्ट किया था। तो वही उसको देखा देखी अब न्यूयॉर्क में जो मेयर आए हैं वो भी वहाँ की आवाम ने जो सिलेक्ट किया है, तो एक नौजवान और जो बोल्ड हैं बहुत, शहरियों में जाके मिलते हैं, घुलते हैं, उनके मसाइल सुनते हैं, तो उनको सिलेक्ट किया गया। तो उसकी मिसाल दे रहे थे। बाकी यहाँ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू जो प्रोग्राम चल रहे हैं कराची में, उसकी उन्होंने लिंक्स दिए। अब उनकी मर्ज़ी है भाई, वो जो भी कहें। मगर अगर देखा जाए, कल मैं उनकी स्पीच देख रहा था, जो नए मेयर न्यूयॉर्क जो मुंतखब हुए हैं और मुसलमान हैं, वो 34 साला, और जब उन्होंने बोला कि न्यूयॉर्क शहर जो है महाजरीन का शहर है, और वो मैसेज जो दे रहे थे, कह रहे कि जब महाजरीन का शहर है तो इस न्यूयॉर्क को महाजरीन ने बनाया है, जो माइग्रेटेड करके लोग आए थे। तो उसमें ये कहा कि तो उस शहर को देखभाल के लिए कौन होना चाहिए? एक महाजरी होना चाहिए। बिल्कुल, माइग्रेट करके वो माइग्रेट करके आए हैं। मतलब उन्होंने जैसे इन्होंने वो रिलेट कर दी खबर, तो इन्होंने फिर इस बात को रिलेट कर दिया। अब ये है कि जो आपने परसेंटेज देखी, तो एक होता है ना, जैसे कि 100 लोग हैं, उसमें से 49 या 50 लोगों ने जो है इसको वोट दिया, बाकी ने किसी को दिया, बाकी ने किसी को दिया। तो इसमें सबसे ज़्यादा वोट लेके इलेक्टेड वो हुए, और वहाँ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती है, बता दूँगा। वहाँ कोई आप तब्दीली नहीं कर सकते। सही। अब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे तो कॉन्फ्लिक्ट है कि अगर यहाँ से हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो जो सहूलत है, क्योंकि आपको मैंने हमेशा बोला है कि न्यूयॉर्क पोर्ट सिटी है, और न्यूयॉर्क पोर्ट सिटी इसलिए कहा जाता है कि न्यूयॉर्क में जो पोर्ट एक्टिविटी है, जितना आपके मुल्क का कर्जा है ना, उतनी उसकी रेवेन्यू होती है साल की, न्यूयॉर्क पोर्ट की। हमारा जो बैरूनी कर्जा है नियर अबाउट 135 अरब डॉलर है जी, टोटल कर्जा जो बैरूनी कर्जे हैं। और जो न्यूयॉर्क पोर्ट है उसका जो टोटल सालाना रेवेन्यू है नियर अबाउट 140 बिलियन डॉलर है, साल का रेवेन्यू जो पोर्ट पे एक्टिविटी हो रही है, लोगों के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये सारा काम हो रहा है। तो वो अब 140 बिलियन डॉलर का जो है, तो उससे जो उसका रेवेन्यू जनरेट होता है, उसके ऊपर जो टैक्स आता है, वो टैक्स पता है आपको कहाँ खर्च होता है? न्यूयॉर्क सिटी पे। ओके। तो डेट इज़ वाई वो यहाँ वो बोलते हैं न्यूयॉर्क सिटी जो है वो पोर्ट सिटी है। पोर्ट सिटी है, तो पोर्ट सिटी भी है। न्यूयॉर्क सिटी जो है एक बिजी सिटी भी है, और न्यूयॉर्क में जो यानी अमेरिका के जो बाकी वहाँ पर जो स्टेट्स हैं उसके मुकाबले में जो न्यूयॉर्क है वो बहुत ज़्यादा फास्ट समझा जाता है। वहाँ पर लोग जो है जितने फास्टली जो है वो मूव ऑन करते हैं, यानी कि आप देखेंगे कि अगर आप न्यूयॉर्क में रह रहे हैं तो आप बहुत बिजी हैं बाकी स्टेट्स की बनिस्बत, जस्ट लाइक दैट कि वहाँ के लोग ट्रेंड भी फॉलो करते हैं, फैशन भी फॉलो करते हैं। वो बिल्कुल ऐसा है जैसे कराची है, यानी तेज़ रफ्तारी, भाग दौड़, आपको वहाँ पर ट्रैफिक जैम भी मिलेगा, और पाकिस्तानी भी आपको वहाँ पर बड़ी तादाद में मिलेंगे। इसके अलावा आपको मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के लोग जो हैं
वो भी आपको मुख्तलिफ तादाद में मिलेंगे। उनके कॉन्सर्ट्स भी इसी तरीके से हो रहे होते हैं। अगर आप न्यूयॉर्क में एक नॉर्मल किसी कॉन्सर्ट में जाके देख रहे हैं या आप गए तो आपको लगेगा शायद आप पोर्ट ग्रैंड में हैं, आपको लगेगा शायद आप जो है वो कराची में किसी कॉन्सर्ट पर मौजूद हैं, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ जो है वो आबाद हैं। वहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं और वो लोग भी जो है ना बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं। और वो लोग भी अब इस हवाले से कई सालों से, यानी काफ़ी टाइम से वो बात कर रहे थे कि अब न्यूयॉर्क के लिए कोई बड़ी तब्दीली होनी चाहिए, यहाँ पर मज़ीद डेवलपमेंट होनी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसके ऊपर वहाँ के जो मुकामी लोग थे उनको बहुत ज़्यादा कंसर्न था। अब राइट नाउ जिस तरीके से ये मेयर आए हैं और हमने देखा कि जिस तरह उनका इस्तकबाल किया गया या उनकी एक पुरजोश स्पीच थी, तो उससे तो लग रहा था कि ज़ोरान ममदानी जो हैं वो मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ बड़ा ही चेंज करेंगे वहाँ। जी, जो उनका जो मैसेज था स्पीच में, जो कल मैं देख रहा था, जी जी जी, पुरजोश थे, टारगेटेड थे। हाँ। और जो चीज़ें बोल रहे थे कि उन्होंने जो पब्लिक की बात की ना, जो शहर में लोग हैं तो उनके जो मसाइल हैं उसको कैसे हल करना है, क्योंकि ये नहीं बोल रहे हैं वो रोड टूटी हुई है उसको बनाना है, वो बनाना है। हाँ। इसके अलावा भी वो मतलब कि एक कहेंगे जदीद टेक्नोलॉजी पे वो शहर है। हाँ। जैसे हम बात करते हैं सेफ सिटी की, तो वो दुनिया के बेहतरीन शहरों में से नाम आता है और वहाँ सहूलियात देखें। लेकिन वहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये है कि सबा के वहाँ आबादी तो इतनी ज़्यादा गुंजान आबादी है। हाँ। और न्यूयॉर्क में ज़्यादातर लोग, जैसे कराची शहर में लोग आते हैं ना पूरे मुल्क से, हाँ, नौकरी के लिए, काम के लिए, कि हर जगह यहाँ से। तो उसी तरीके से न्यूयॉर्क सिटी जो है वो कमा के देने वाला शहर है, क्योंकि वहाँ एक्टिविटी इतनी है। हाँ। और बिजनेस एक्टिविटी इतनी है कि जिस शहर में भी बिजनेस एक्टिविटी होगी ना तो वहाँ आपको एम्प्लॉयमेंट मिलती है। ठीक है, उसी तरीके से कराची शहर की अगर हम बात करते हैं तो कराची शहर में भी 7 इंडस्ट्री जोन है, 24,000 सनतें हैं और वो रोज़गार देती हैं और लाखों रोज़गार। इसलिए पूरे मुल्क भर से अगर आप देखें तो आपको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी नज़र आएगी रोज़गार, आपको इंडस्ट्री में नज़र आएगी, फिर इस छोटे पैमाने की सनतों पे नज़र आएगी। हम बड़े इंडस्ट्री जोन के अलावा मैं सिर्फ आपको बताऊं, आप भी जाती हैं देखती हैं, न्यू कराची में भी एक छोटी स्मॉल इंडस्ट्रीज है जो छोटे छोटे काम करते हैं, ख़वातीन से भी काम कराते हैं। आपको पता है कि अब जब से कोविड आया उसके बाद से चेंज हो गया लाइफस्टाइल। अब घर बैठे वो क्या करते हैं, थर्ड पार्टी को दे देते हैं, तो वो जॉब उनको घर बैठे वो कर रहे होते हैं, फिर वो एक साथ बना के, घर वाली औरतें बना के उनको दे देती हैं। अलग अलग चीज़ें होती हैं, कांच का काम हो रहा है, बटन लग रहे हैं, तो वो टाइम फ्रेम बचता है। इसी तरीके से न्यूयॉर्क में भी जो है ना वो एक्टिविटी बढ़ाने की बात की उन्होंने कहा है कि हम रोज़गार, क्योंकि वहाँ मैं बताऊँ न्यूयॉर्क का मैं वीकली देखता हूँ, क्योंकि मैं इंटरनेशनल मार्केट भी देख रहा होता हूँ, तो वहाँ वीकली जॉबलेस क्लेम आता है। अब मैं और आप अगर न्यूयॉर्क में हैं और मेरी नौकरी चली जाती है तो वहाँ यूएस का है जॉबलेस क्लेम। वहाँ जाके आप, उनका एक डिपार्टमेंट है एम्प्लॉयमेंट का, वहाँ जाके आप अप्लाई करते हैं कि मेरी नौकरी चली गई है और मैं बेरोज़गार हूँ, तो उसको आप जॉबलेस क्लेम देते हैं, यानी वीकली आपकी ज़िंदगी गुजारने के लिए पैसे के, यानी कि आप गलत काम ना करें, चोरी वगैरह ये सब ना करें, तो आपको ज़रूरत की जो चीज़ें हैं गवर्नमेंट वहाँ की जो है लोगों के टैक्स के पैसे से वो एम्प्लॉयमेंट के जॉबलेस क्लेम देती है। अब यहाँ पे भी अगर हम देखें तो जब यहाँ पे बेरोज़गारी होती है तो आपको क्या पता नज़र आता है कि स्ट्रीट क्राइम हो रही है, दूसरी वारदातें हो रही हैं, फिर हमें कहा जाता है कि भाई कराची में तो कुछ नहीं हो रहा, अब इस शहर में जाएं वहाँ हो, तो वहाँ एक्शन भी है भाई, अगर होता है तो उसके बाद आप कितने घंटे में पकड़ते हैं। सही कंपैरिजन जब करते हैं ना सबा, तो हम अपने आप को पहले देखते हैं। देखें ना, मैंने अगर आप पे उंगली यूं कर रहा हूँ, मेरी तरफ 3 उंगलियां हैं, तो पहले मुझे अपने आप को देखना है, फिर मैं बोलना है कि भाई वो ये हमारा। अच्छा, ये बात करें ना, अभी जो उन्होंने ये बात की है कि जी नौजवान मेयर जिस तरह से पीपल्स पार्टी ने बैकयार्ड्स में जो है वो मुंतखब किया और एक नई एग्जाम्पल सेट की, बिल्कुल इसी तरह देखिए जी न्यूयॉर्क में भी हुआ है। ये क्या जो है ना वो कंपैरिजन है, इस पर बात करेंगे, लेकिन अभी आपके साथ में जो है एक न्यूज़ शेयर करते हैं। ये खबर है जी, होटल मालकान की शहर के दाखिली और खारजी रास्ते मुकम्मल बंद करने की धमकी। ऑल सिंध होटल एसोसिएशन ने धमकी दी है कि अगर 24 घंटों में बंद होटल्स ना खोले गए तो शहर के दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरे में होटल मालकान की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिससे ट्रैफिक बंद हो गई। अच्छा, चेयरमैन नूरुल हक ने वज़ीर आला, गवर्नर और कमिश्नर से फौरी जो है इन तमाम तर सूरत हाल को कंट्रोल करने का और खोलने का मुतालबा किया है। बसूरत दीगर नेशनल हाईवे, सुपर हाईवे और हब रोड धरना देकर बंद करने की धमकी दी गई है। तो ये जनाब सिचुएशन है, जो करंट सिचुएशन है, मैंने आपके साथ में शेयर की होटल मालकान के हवाले से। अब क्योंकि हम बात कर रहे थे यंग मेयर की अशरफ भाई, तो थोड़ा सा बताएं कि जो पीपल्स पार्टी है उसने कंपैरिजन किया है और उन्होंने बताया कि देखें ये तो हमने भी किया था।
जी वही वो इसलिए क्योंकि अगर पूरे मुल्क में भी देखा जाए कोई अगर इलेक्टेड में आए हैं और सबसे पहली बात कि मैं बताऊं मुर्तज़ा वहाब एक पढ़े लिखे हैं, कराची के रिहायशी हैं, कराची के मसाइल उनको पता है और वो खुद से बोलते हैं कि जादू की छुरी नहीं मैं रातों रात ठीक कर दूं, लेकिन जो मैक्सिमम जो पैसे मिल रहे हैं और वो जो उनकी शिकायत है, जैसे कि मैं बताऊं कि वो कहते हैं कि वफाक साथ नहीं दे रहा है। तो अब बहुत सारी चीज़ें होने जा रही हैं, तब्दीली की जो बातें हो रही हैं, तो कराची शहर को बनाना है तो मैंने आपको कई दफ़ा मैंने भी बोला है कि सिर्फ सिंध गवर्नमेंट का नहीं, वफाक की भी जिम्मेदारी है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेस टैक्स लेते हैं आप, टैक्स कलेक्शन करते हैं कराची से, जो लार्ज टैक्स यूनिट है जो ऑफिस यानी मिनी FBR कहलाता है, सब आप हैरान होंगी तकरीबन 4000 अरब रुपए कमा के देता है सिर्फ कराची से। लार्ज टैक्स ऑफिस कराची जो है मिनी FBR जो कहलाता है, सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन करके देता है, मिनी FBR है। जब इतनी अरबों रुपए कमा के दे रहा है वो शहर, तो 100 अरब रुपए तो उसका हक बनता है ना सालाना। अगर 100 अरब रुपए, क्योंकि वर्ल्ड बैंक की मैं रिपोर्ट बताऊं, वर्ल्ड बैंक ने जो सर्वे किया था और पूरे कराची का किया था, सिर्फ एक कोई सेंट्रल का या डिफेंस का एक लेफ्टिनेंट पूरे शहर का किया था। तो वो क्या करते हैं, जितनी भी जो बिजनेसमैन हैं, जो लोग हैं, उनसे वो सर्वे कराते हैं प्राइवेट सेक्टर से। वो जब सर्वे हुआ तो वो सर्वे रिपोर्ट देते हैं कि पूरा वो डॉक्यूमेंटेड के साथ होता है। तो उसमें कहा था कि कराची नीड्स नियर अबाउट 100 to 150 बिलियन रुपीस के 150 अरब रुपए तक चाहिए, एक दफ़ा आप लगाएं तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना होगा। अभी तो हम बात कर रहे हैं यहाँ इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने की, हम बात कर रहे हैं सड़कों की ठीक करने की, हम बात कर रहे हैं पानी गैस और जो बिजली की जो सिस्टम है उसको ठीक करने की। अब वो न्यूयॉर्क में जो सब चीज़ें हैं ना, वो जदीद तर्ज पे है। और कंपैरिजन, बात वही है ना कि कंपैरिजन अगर करना है तो ठीक है, आपने ये तो कंपैरिजन कर लिया कि भाई हमने ये किया था, तो देखिए जी वहाँ तक जो है ये आइडिया पहुँच गया, या उन्होंने भी इस तरीके से यंग मेयर जो है वो मुंतखब किया है। अब जब वो काम करेंगे वहाँ पर और फिर काम का कंपैरिजन होगा तो फिर बात ये आएगी कि जी कराची शहर जो है उसके मसाइल कुछ अलग है, लेकिन न्यूयॉर्क में जो है वो फंड्स की कमी नहीं होती, वहाँ पर लोग काम करते हैं, आवाम ताउन करती है। तो फिर ये कंपैरिजन ना आगे चल के कहीं कंपैरिजन के बजाय जो है ना वो एक इस तरह की खबर में तब्दील हो जाएगा कि जी देखिए वहाँ के मसले अलग हैं और यहाँ के मसले जो हैं वो अलग हैं। चलिए एक और खबर मैं आपके साथ में शेयर कर लेती हूँ, फिर ब्रेक पर जाएंगे। और ट्रम्प जो हैं, प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं, ये इंडिया के ज़ख्मों को ना ताज़ा ही रखते हैं, भूलने नहीं देते उनको बिल्कुल भी। थोड़े थोड़े से बाद उनको याद आता है कि जी अच्छा उन्हें याद भी दिलाना है कि इंडिया के 8 तैयारे गिरे थे। तो इस दफ़ा फिर उन्होंने अब कह दिया, उन्होंने कि जी 7 नहीं 8 तैयारे पाकिस्तान ने इंडिया के मार गिराए। अब इसके बाद आप सोच सकते हैं कि इंडिया में क्या हालात होंगे, क्योंकि पहले ही वहाँ पर मोदी को कहा जाता है कि जी बोलते क्यों नहीं है, जवाब क्यों नहीं देते, ट्रम्प तो कुछ भी बोले जा रहे हैं, तो वो जवाब दे भी नहीं सकते। अच्छा जी, ये जो मेयर हैं अभी न्यूयॉर्क के, इसके हवाले से भी जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प है उन्होंने कहा है कि आगे आने वाले दिनों में देखते हैं कि ये कैसा काम करते हैं। तो ये सूरत हाल है जी। अब बाज़ अखबारात ने, अच्छा ये मैं आपको वैसे बता देती हूँ कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि पाक भारत जंग के दौरान 7 या 8 तैयारे गिराए गए थे। बाज़ अखबारात ने गलत खबरें दी। उनका कहना था कि दोनों एटमी ममालिक के दरमियान जंग को टैरिफ पॉलिसी के ज़रिए रोका गया। अच्छा जी, ये वो खबर है और ये वो बयानात हैं ट्रम्प के जो कि इंडिया को ना ये एहसास दिलाते हैं कि इतनी बड़ी शिकस्त के बाद अब वो कुछ भी कर लें, लेकिन उनका जो वकार है या उनकी जो आइसोलेशन है पूरी दुनिया में अब वो ख़त्म नहीं होनी। शो में यह वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर आपको एक और ज़बरदस्त टॉपिक पर एक ज़बरदस्त पर्सनैलिटी से मिलवाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो भाई तब्दीली का टाइम है और जिस तरीके से तब्दीलियाँ आ रही हैं और कराची में स्पेशली, पूरे पाकिस्तान में स्पेशली, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि तब्दीली आनी चाहिए। और अब क्योंकि जिन लोगों को गाड़ियों का शौक़ है या जो लोग कार से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक रहते हैं, अब कराची में भी, ओवरऑल पाकिस्तान में भी ईवी कार्स जो हैं, ईवी गाड़ियां आना शुरू हो गई हैं। तो ज़ाहिर है इनके कोई पर्टिकुलर स्टेशंस भी होंगे जहां पर लोग जाके सर्विस करवा सकते हैं, चार्जिंग करवा सकते हैं। तो इसी वाले से आज हमने अपने शो में एक ज़बरदस्त पर्सनालिटी को इनवाइट किया है ताकि हम उनसे पूछ सकें कि सर कितनी ईवी गाड़ियां मौजूद हैं और कितने ये जो चार्जिंग स्टेशंस हैं लगने जा रहे हैं और क्या बड़ी तब्दीली आने जा रही है। क्योंकि आप इमेजिन करें कि एक तरफ जहाँ पर पेट्रोल पम्प्स हैं उसके पैरेलल जब ये चार्जिंग स्टेशंस लोगों को नज़र आएंगे तो लोगों के अंदर ये हौसला भी बढ़ेगा और ये उनके अंदर ख्वाहिश भी पैदा होगी कि हम भी क्यों ना इस तरह की कार्स लें। उससे बहुत बचत भी की जा सकती है और इसके अलावा
पोल्यूशन भी नहीं होगा और लोग उसके साथ में ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। तो क्या कुछ होने जा रहा है, क्या डेवलपमेंट है, इस पर बात करने के लिए आज हमारे शो में मौजूद है मलिक खुदाबख्श साहब, जो कि कन्वीनियर है एनर्जी कमेटी FPCCI से। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू सर, सबसे पहले तो ये जो तब्दीली आ रही है और ये सारा कुछ जो हो रहा है, ये वाकई बड़ा अच्छा है और ये बहुत सारे लोग इस खबर को सुन के भी बड़ा खुश होंगे, क्योंकि लोग ना अभी तक इस बात में भी कंफ्यूज थे कि भाई पता नहीं ये जो बैटरी कार्स हैं या जो बैटरी वाली गाड़ियां हैं ये कितना चलती हैं, नहीं चलती हैं, अगर ये कोई ख़रीद भी ले तो उनके कहाँ स्टेशंस हैं, कहाँ पर जो है वो चार्जिंग का सिस्टम है। सो ओवरऑल राइट नाउ अब ये जितनी क्यूरियोसिटी थी ओवरऑल ये ख़त्म होने जा रही है। तो आप बताएं कि कहाँ कहाँ लगने जा रहे हैं ये देखिए, इस वक्त मैं अपनी कंपनी की बता रहा हूँ कि हमने SIFC के साथ एक एग्रीमेंट किया गवर्नमेंट के जो प्राइम मिनिस्टर हाउस ने मीटिंग में। अच्छा। और एक एग्रीमेंट हुआ है एडम ग्रुप है चाइना का जी, वो, और उनका हमारे मलिक ग्रुप पाकिस्तान मेरी कंपनी जी जी, उसमें ये एग्रीमेंट हुआ है कि हम 3000 स्टेशन लगाएंगे। अच्छा। पाकिस्तान में 3 साल के अंदर। अच्छा। 1000 स्टेशन हर साल। ओके। और फिर उसके बाद ये अब स्टेशन लगाएंगे, और जो स्टेशन हम इस वक्त लगा रहे हैं तो हमारा प्लान ये है जब 30 लग जाएंगे तो हम इसके मैन्युफैक्चर प्लांट यहाँ लगाएंगे और यहाँ मैन्युफैक्चर करेंगे इस स्टेशन को। दैट्स ग्रेट। तो उससे ये होगा कि जो अभी हम कर रहे हैं उससे कास्ट हमारी जो है वो कम हो जाएगी। ठीक। तो ये एक बूस्ट मिलेगा मार्केट को कि आप कम प्राइस पे और एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन द ग्राउंड। हमारे घर में हर चीज़ कि हमें इम्पोर्ट नहीं करनी पड़ेगी। दूसरी बात ये है कि अब जब ये शुरू हुआ है हमने, तो पहला स्टेशन हमारी कंपनी ने लाहौर में लगाया, मेरा अपना स्टेशन है। अच्छा। वो ज़रार शहीद रोड पे टोटल कंपनी का स्टेशन है। उसको मेरा अपना पेट्रोल पंप है जो मैं खुद रन करता हूँ, उसमें पहला लगाया। और उसकी ओपनिंग जो हमने कराई उस वक्त के पंजाब के मिनिस्ट्री इंडस्ट्री को चौधरी शाफे साहब से जी, और उसके साथ इन्वेस्टमेंट बोर्ड के चेयरमैन थे जी, और उनके डिप्टी फाइनेंस सेक्रेटरी थे जी, उनके, और तो पेट्रोलियम इंडस्ट्री के लोग थे, और उनके साथ वो एक ओपनिंग उसकी हुई है। तो अल्लाह के फजल से बहुत ज़बरदस्त किस्म का वो है। हालांकि उस वक्त गाड़ियाँ बहुत कम हैं। हाँ। पहले 10 दिन तो कोई गाड़ी नहीं आई जी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुई। अब माशाल्लाह आना शुरू हो गई हैं और लोगों में। और लाहौर में 2-3 स्टेशन और लग गए, पहला हमने लगाया और एक दो और लग गए। इस तरह अब लगने शुरू हो गए। दूसरा स्टेशन अभी हमने मोटरवे पे लगाया है नूरियाबाद पे, वो चलना शुरू हो गया। तीसरा स्टेशन अभी हमने जो है गनी चुरंगी है साइड एरिया में, वो कार्लटेक्स का जो नया डिज़ाइन आया है उसका एक पंप है, वो जो हमारे अब्दुल समी खान है चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के, उनके बेटे का है अब्दुल असीफ खान का, वहाँ लगाया। उसकी ओपनिंग होने जा रही है, मेरा ख्याल है 3 या 4 दिन बाद साइड इज़ रेडी। इस तरह अब लगने शुरू हो गए। दो अब इस वक्त तो जो लाइसेंस हमें इशू हो गए हैं, वो नीका से जो लाइसेंस इशू हो गए, इस वक्त हमें 13 लाइसेंस इशू हो गए हैं और ये 3 लग गए। एक अब हम इक्विपमेंट चला गया है, PSO का पंप है मलिक शेर खान साहब का हैदराबाद पे, तो वो लग रहा है। फिर उन्हीं का एक और पंप है टोटल का सक्कर से पहले, तो वो भी इक्विपमेंट पहुंच गया स्टेशन पे। वो कोई कार्रवाई जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, ड्राइंग अमेंडमेंट होती है कंपनी के साथ, वो एक PSO का है, एक टोटल का है, वो लगने हमने इस तरह से लगाया है कि कराची से फिर नूरियाबाद, नूरियाबाद से फिर हैदराबाद, हैदराबाद से फिर सक्कर, तो ताकि ये लिंक बने। इसी तरह CNG भी कामयाब हुई थी, उसको लिंक किया गया था कि आप यहाँ भी मिले आगे भी मिले। इस तरह हम पूरे पाकिस्तान में जा रहे हैं। मोटरवे पे 2 साइडें हमें मिली हैं, उसके इक्विपमेंट अभी नहीं आया क्योंकि FW वालों की डिमांड है कि वो 360, उनकी लीडरशिप की डिमांड है कि 360 का लगाए। हमने 120 के 3 मंगाए हैं। अच्छा। तो अब वो कह रहे हैं कि वो 3 नहीं, हमारा आइडिया ये था कि वो 3 होंगे, 1, 2, 3 मशीनें लगी होंगी, उसमें 3 गाड़ियाँ एक तरफ भरेंगी, 3 गाड़ियाँ एक तरफ भरेंगी। हाँ। और फिर खुदा न खासा एक ख़राब हो गया तो 2 तो चल रहे होंगे, 2 चल रहे तो लेकिन वो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उनकी लीडरशिप जो, वो कहते हैं कि जी उनके कमांडर का डिसीजन है कि 360 वाला एक लगाओ।
अच्छा, हमने 360 समझाने वाला की एक कोशिश जगह। की है, हाँ। लेकिन अभी वो उस 360 का भी अभी ये उसकी कोई इस वक्त ज़रूरत नहीं है। अच्छा। क्योंकि अभी तक पॉपुलेशन गाड़ियों की इतनी Population, नहीं यही- है, गाड़ियाँ यही, कम हाँ, है, बिल्कुल। गाड़ियाँ बढ़ रही हैं तो फिर जब बढ़ जाएंगी तो वो 360 वाला फिर नेसेसरी हो हम जाएगा। ये जी। समझते जी, हैं जी। कि वहाँ इस वक्त 120 वाले हाँ, दो They लगने are चाहिए। working fine, दो हाँ। साइडें उन्होंने हमें दी थी। वो एक थी वहाँ से लाहौर से इस्लामाबाद जाती हुई सालम पे, अच्छा वो उसका रेस्ट एरिया, अच्छा। पेट्रोल पंप नहीं, रेस्ट एरिया मैंने कहा जी यहाँ डेवलप करें। और उधर से आते हुए उन्होंने कलर कार पे दी जो इस्लामाबाद से। तो ये बड़ी अच्छी साइड है और एक दो लग भी गए हैं कोई पुराने, लेकिन वो पता नहीं अब चल रहे हैं ये नहीं चल रहे, लेकिन ये नई चीज़ें ये हमें मिली थी। हाँ। तो इसी तरह सारे अब सिंध गवर्नमेंट से हमारा जो नेगोशिएशन हो रही है, हमने डॉक्यूमेंटेशन सारी हो गई है। जी, जी। हमारे प्रिंसिपल से भी जो सैयद नासिर हुसैन शाह जी, साहब जी, हैं, जो आपका आजकल वो लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं, पहले वो नहीं थे, जी। तो उनके साथ हो रही है। हमने 691 स्टेशन प्लान किए सिंध के लिए, अच्छा एडम ग्रुप ने। ओके। तो एडम अमल ग्रुप ने, और उनको हमने दिया है, हम उनसे हमारा ये मुआहदा होने जा रहा है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ लेकिन होने जा रहा है, डॉक्यूमेंटेशन हो रही है जी जी। कि हम उनके लोगों को भी ट्रेंड करेंगे। अच्छा हम ओके, उनका एक सही। पब्लिक प्रोग्राम है जो पब्लिक को फैसिलिटेट करने का गवर्नमेंट सिंध का, वो जो हमें प्रोग्राम देंगे लोगों को भी ऐलान किया गया, हम मकुकुट में भी लगा के देंगे, उनको ट्रेंड भी करेंगे और उनको चला के भी देंगे। सही। अच्छा सर, जैसे गैस है या पेट्रोल है तो उनका पता होता है कि भाई किस तनाजुर में जो है वो पैसे देने हैं, या फिर अगर गैस है वो कितने किलो है या क्या है। तो इसमें ये जो चार्जिंग स्टेशन के ऊपर गाड़ी आएगी और वो चार्ज होगा, वो क्या प्रोसेस होता है, थोड़ा सा बताएं। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है आपका कि ये जो डिस्पेंसर लगा हुआ है, जैसे आपका ये एसी लगा हुआ है सामने, ऐसा ही डिस्पेंसर है। डिस्पेंसर के अगर एक कार्ड सिस्टम है, हाँ। जिस तरह आप एक मोबाइल टेलीफोन पे कार्ड चार्ज करते हैं और जब वो कार्ड चार्ज ख़त्म हो जाता है तो वो आपका टेलीफोन बंद हो जाता है, फिर उसको चार्ज, इसमें वही सिस्टम है, इसमें कार्ड चार्ज होगा। हाँ। और उसका सिस्टम ये है कि उस पर डायल पे सब आ जाएगा कि इस वक्त कितने यूनिट जा रहे हैं बिजली के, कितनी उसकी प्राइस आ रही है और कितना उस कार्ड में पीछे बाकी है पैसे के, आप और डलवा सकते हैं। जब वो कार्ड एंट्री पे आएगा वो बताएगा तो उस कार्ड को फिर रिचार्ज करके फिर चल पड़ेगा वो। तो ये सिस्टम इतना यानी वो कार्ड चार्ज होता रहेगा, वो बताता रहेगा। फुल प्रूफ सिस्टम है। देखिए हम पेट्रोल इंडस्ट्री में हैं, आपने देखा है कि पेट्रोल इंडस्ट्री में जो डिजिटल डिस्पेंसर लगे हुए हैं जिनसे आप पेट्रोल भरते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पंप लगे हुए हैं जिनसे आप गाड़ियां भरते हैं, उसके अंदर जो सिस्टम लगा हुआ है उसमें ये कंट्रोल नहीं है हमारे पास, क्योंकि उस सिस्टम को हमने डेवलप किया। हमारी ये मार्केट जो मैनुअल थी जिसपे आप वो हाथ से करते हो और पंप के मुलाजिम चीट भी कर लेते थे कस्टमर को, ये टोटल उसको हमने इंट्रोड्यूस किया था। और उसमें अब ये कि उसमें सारी चीज़ें ठीक हैं कि आपको पेट्रोल भी मिलता है, प्राइस भी मिलती है, स्लिप भी मिलती है, लेकिन उस पर ये कंट्रोल नहीं है कि उसमें कोई और चीज़ नहीं हो सकती। इसमें ये कंट्रोल है कि अगर इसको कोई, इसका जो मीटर सिस्टम लगा हुआ उसको कोई यानी ब्रेक नहीं कर सकता। अच्छा सही। अच्छा, फिर उसके साथ एक सिक्योरिटी सिस्टम लगा हुआ है कि अगर खुदा न खासा कोई एम्प्लॉय उसको चीट करना चाहे, कोई बात वो नहीं कर सकता, जैसे करेगा वो उस पर अलार्म आ जाएगा और वो ब्रेक हो जाएगा और उसकी तस्वीर भी आ जाएगी साथ, कैमरे अंदर लगे हुए। तो चाइनीज ने बड़ा लेटेस्ट प्रोग्राम बनाया और बड़ा फुल प्रूफ प्रोग्राम है। अच्छा मलिक साहब, अगर देखा जाए जैसे कि आपने बताया 3000 पंप तो लगने जा रहे हैं, क्योंकि हम इंपोर्ट कर रहे हैं मोटरसाइकिलें, हम इंपोर्ट कर रहे हैं ईवी गाड़ियां, तो क्या प्लान है, क्या पाकिस्तान अपनी बनाने जा रहा है? या देखिए, मैंने आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब हमने एग्रीमेंट शुरू किया, एडम ग्रुप ने, हमारे ग्रुप ने एक एग्रीमेंट किया और SIFC की मौजूदगी में किया, तो उसमें ये है कि हमने 3000 स्टेशन लगाने हैं और हमने गाड़ियां मैन्युफैक्चर करनी है। हमने गाड़ी का ब्रांड भी रजिस्टर्ड कर लिया है और हम उसकी ब्रेकिंग सेरेमनी कर रहे हैं, ग्राउंड सेरेमनी कर रहे हैं लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में या फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में। तो ये मैन्युफैक्चरिंग, ये पहली कंपनी होगी ये यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेगी। और मैन्युफैक्चरिंग जब होगी तो आप देखेंगे कि प्राइस भी कम होनी शुरू हो जाएगी,
क्यों कि हर चीज़ यहाँ अब इस वक्त मैन्युफैक्चरिंग कोई नहीं हो रही है, इस वक्त असेंबलिंग हो रही है, चाहे वो टोटा है, चाहे वो होंडा है, चाहे वो सुजुकी है या कोई भी गाड़ी है। लेकिन जब आपकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ होगी तो उससे नेचुरली कास्ट नहीं है। इसी तरह मोटरसाइकिल बहुत सारी कंपनियों ने बनाने शुरू कर दी हैं और अभी कास्ट ज़्यादा है। अभी आपको मुझे बता रहा था आपका एम्प्लॉय कितने का, किसी ने 180 का कि कितने का लिया है। मैं बारमेट से बात कर रहा था, मैं उसको ये बता रहा था कि 6 महीने बाद आप देखेंगे तो ये 180 का नहीं होगा, 1 टन पे आ जाएगा। बिल्कुल ठीक क्यों कि नेचुरल बात है कि जब मार्केट में चीज़ें बननी शुरू हो जाती हैं तो उसके प्राइस कम होती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अशरफ भाई, बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे शो पर आए। और इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर आपको एक और पर्सनैलिटी से मिलवाते और करेंगे ढेर सारी बातें। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो भाई अब कुछ बात कर लेते हैं हमारी सी बेल्ट के हवाले से। अच्छा, पाकिस्तान ना कुदरती नेमतों से माला माल है। अब कुछ बात करते हैं और आपको बताते हैं कि कराची 3 नवंबर 2025 को क्या हुआ। कराची में 3 नवंबर 2025 को गवादर के करीब माहीगीरों ने ख़तरे से दो चार अरबी वेलों का एक बड़ा ग्रुप जो है वो देखा। ये वेल्स थी। अच्छा जी, अब ये जो नाखुदा अमीर दाद करीम की क़यादत में 6 से ज़ायद वेल्स जो हैं वो मगरिब से मशरिक़ की तरफ हिजरत कर रही थी। इसके बारे में बात करते हैं और इसकी डिटेल्स के लिए जो है आज हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मौज़म सर, जो कि टेक्निकल एडवाइज़र हैं WWF के। उनसे इसकी इनसाइड स्टोरी पता करते हैं और ये सारा कुछ क्या है। सर, ये जो मैंने नाम प्रोनाउंस किया है, जो ग्रुप लीडर है नाखुदा, ये ठीक नाम है? बिल्कुल जी जी, आमिरदाद करीम नाम है। ठीक है, आमिरदाद करीम साहब, इनकी क़यादत में जो है वो तकरीबन 6 लोग थे जिन्होंने ये ग्रुप देखा अरबिक वेल्स का। तो ज़रा बताएं कि ये किस तरीके से उन्होंने देखा और इसके वाकई में क्या इम्पैक्ट होगा, क्या इनकी जो कहना चाहिए स्पीशीज़ कम हो रही हैं या ओवरऑल इसका इम्पैक्ट क्या है? पहले तो पहले फिशरमैन की बात कर लेंगे। इनके वालिद साहब एक बहुत तजुर्बेकार फिशरमैन हैं। उनकी तकरीबन 75 साल उम्र है, लेकिन समुंदर की जो नॉलेज है वो नाकाबिल यकीन है। उनके 2 बेटे हैं और दोनों बेटे बहुत नॉलेजेबल बेटे हैं। और वो ये अमीरदाद करीम साहब, जी अमीरदाद, दूसरा अहमद नाम है उसका। अच्छा, सही। ये दोनों जो हैं समुंदर में जाते हैं और कोई भी चीज़ होती है विदिन मिनट्स हमें कन्वे करते हैं। अच्छा, दैट्स रियली ग्रेट। जी जी, WWF पाकिस्तान ने एक सिटीजन साइंस जो है लोगों में, ताकि लोगों के पास जो आम लोगों से जो मालूमात मिलती है वो बहुत अहमियत की हामिल होती है, क्योंकि अब आदमी हर जगह मौजूद नहीं है। तो WWF के इसके सिस्टम के तहत बाज़ औक़ात घंटे में, बाज़ औक़ात कई दिनों में हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि कोई क्या हो रही है। सही। अरेबियन हम्पबैक वेल, वैसे ही आपको पता है कि वेल दुनिया में बहुत कम रह गई जी। दुनिया में जैसे हमारे पाकिस्तान में 27 किस्म की डॉल्फिन या वेल मिलती हैं। उसमें 4 जो है बहुत बड़ी वेल्स होती हैं जिनकी साइज़ जो है वो 50 फुट से ज़्यादा भी हो सकता है, जिसमें 3 ऐसी हैं कि जो पानी को छान के कहती हैं, उनको बलीन वेल कहते हैं, और एक ऐसी है जो दांत वाली होती है जिसे स्पर्म वेल कहते हैं। लेकिन जो 3 बलीन वेल है उसमें सबसे दुनिया की बड़ी जो जानवर है वो ब्लू वेल, वो भी हमारे पास मिलता है। लेकिन जो हमारे लिए सबसे कंसर्न का एनिमल है, जिसमें पूरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में और पाकिस्तान में और ईरान, ओमान, इन जगह पे हम सब इस बारे पे वाकई कि ये जो अरेबियन सी हम्पबैक वेल है, हम्पबैक वेल पूरी दुनिया में मिलती है। सही। लेकिन जो पॉपुलेशन अरेबियन सी के अंदर है उसने तकरीबन 70 से 80 हज़ार साल पहले जो तमाम वेल्स जो हैं वो रहती तो ट्रॉपिकल वाटर्स में, गर्म पानियों में, लेकिन सर्दियों में चली जाती हैं एंटार्क्टिक की तरफ। अच्छा, और वहाँ पे चूँकि छूटे छींके बहुत बड़ी तादाद में होती हैं, तो अपनी को आके तंदुरुस्त करती हैं, ग़िज़ा खाती हैं, मजबूत होती हैं, और फिर गर्म इलाकों में आती हैं और फिर खाती पीती और औलाद अपनी नस्ल को वहाँ बढ़ाती हैं। सही। ये वेल 1960 में इसकी जब ऐसी म्यूज़िक सुनी गई जो कि इसकी ब्रीडिंग की थी, तो उन्होंने कहा कि ये कैसे यहाँ पर है मौजूद है। तो अब ये तहकीक से पता चला है कि तकरीबन 100 से कम इनके स्पेसिमेन है जो कि अरेबियन सी में, हाँ जिसे कह सकते हैं कि ओमान, ईरान, पाकिस्तान, यमन, इंडिया
श्रीलंका के दरमियान मिलती है और ये यही माइग्रेट करती है, साउथ में नहीं जाती है। दुनिया अच्छा, की चंद साउथ में नहीं ऐसी जाती। चीज़ें हैं सही। जो कि माइग्रेट नहीं करती वेल्स में। सही। ये बहुत बड़ी वेल है, तकरीबन हाँ। 40 से 50 फुट की होती है। सही। सबसे बड़ी बात है इसका नाम हम बैक है, क्योंकि ज़रा सी जब डाइव करते हुए इसका पैटर्न ज़रा सा कुबड़ा होता है, वरना बड़ी स्मार्ट सी खूबसूरत वेल है। हाँ। और ये हमारे पास, हमारे लिए बहुत बड़ा सरमाया है कि ये हमारे पास मौजूद है। बिल्कुल। और तकरीबन 2 से 3 घंटे बाद ही आपके पास जो है वो जी, फुटेजेस आ बस गई थी 2 and all घंटे के that। अंदर हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई थी और हमने अखबार में उसी टीवी वगैरह को उसी वक्त रिलीज़ कर दी थी, लोगों को पता चले। सही। और 6 वेल, इस स्पर्म वेल का मिलना भी एक बड़ी हैरान कौन बात है। यहाँ आमतौर पे 1, 2, 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 4 नज़र आती हैं। 4 पहली नज़र दफ़ा आती 6 हैं, हमें हाँ। नज़र आई। सही। अच्छा सर, ये बताएं, अभी जिस तरीके से ये आपने फ़िशरमैन का जिक्र किया, तो इतने एक्सपीरियंस ये फ़िशरमैन हैं, उन्होंने फ़ौरन से देखा, आपको इन्फॉर्म किया और सारा कुछ बताया। हमारे पास ये जो जिस तरह से अभी ये देखी गई है कि अरेबिक वेल जो है वो देखी गई, इसके अलावा जो है बाकी वेल्स का आपने जिक्र किया, कितनी स्पीशीज़ हैं जो हमारा जो एक सी है, जो हमारी जो सी लाइन है ओवरऑल, कितनी स्पीशीज़ हैं और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, और इसका नज़र आना क्या स्पीशीज़ कम होने की अलामत जाहिर करता है? नहीं, ये अदरवाइज है। ऐसा है कि अच्छा, पहले तो otherwise। जो वेल और डॉल्फिन की इकसाम है, हाँ। वो 27 हैं, 27। जिसमें से बताया कि 4 बड़ी वेल्स हैं। ठीक है। लेकिन बकिया छोटी वेल्स हैं, डॉल्फिन्स हैं, बहुत सारी हैं, और किलर वेल है हमारे पास, सब मौजूद हैं। हाँ। ये चूंकि दुनिया का सबसे बड़े एनिमल का ग्रुप है और सबसे टॉप प्रेडेटर है, शिकारी एनिमल्स हैं। हाँ। और बहुत ऊंची लेवल के, यानी ये अगर मिलते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका सी हेल्दी है। अच्छा। अभी भी सही। अगर ये ख़त्म हो जाएंगी तो पहला इंडिकेशन होगा कि आपका समुंदर बीमार है या ख़त्म होता जा रहा है, इसमें लाइफ नहीं That's है। really great, तो हमारे अरेबियन सी जो दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट सी में है, हाँ। 27 किस्म की, और यानी 27 टाइप्स की, और पता नहीं कितनी हज़ारों तादाद में मौजूद हैं। डॉल्फिन्स का एक स्कूल ग्वादर के पास 2013 में मैंने 5000 डॉल्फिन पे मबनी स्कूल देखा था। हाँ। तो बहुत बड़ी तादाद में, जो इंडिकेट करता है कि हमारा समुंदर कुदरती तौर पर बहुत रिच है। सही। और अगर डॉल्फिन और वेल्स की पॉपुलेशन महफूज है तो हमारा सी महफूज है। तो इसके बारे में पहली मालूमात बहुत महदूद थी, बहुत थोड़ी सी महदूद थी पाकिस्तान में, लेकिन 2012 से WWF पाकिस्तान ने इसमें बड़ी मेहनत की है और हमारे पास अब डाटा मौजूद है कि कहाँ पर कितनी तादाद में है, कौन से मौसम में कब आती हैं, कहाँ पे ज़्यादा हैं, कहाँ पे कम हैं, इनका सीजनल पैटर्न क्या है, इनका साइज़ क्या है, बहुत सारी मालूमात। इसकी इम्पोर्टेंस बताएं सर, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? वेल की इम्पोर्टेंस ऐसा नहीं है कि हम उसे कुछ खाने या पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये माहौल की इंडिकेटर हैं जो अगर मौजूद हैं तो इसका मतलब ये है कि पूरा इकोसिस्टम है, क्योंकि ये जिनको खाती हैं उनको वो खाते हैं, वो पूरा सिस्टम मौजूद है। और दूसरी एक बड़ी अहमियत की बात यह है कि किसी भी इलाके में वेल पहले वेलिंग होती थी। अच्छा। अरेबियन सी के अंदर रशियन जहाज़ जो कि अंटार्कटिक में फिशिंग करते थे, 2063 में जब यहाँ से जाते हुए उन्होंने यहाँ देखा कि अरेबियन सी में भी वेल मौजूद है। हाँ। तो उन्होंने अगले साल 63 और 64 में नवंबर के महीने में पाकिस्तान के इलाके और पाकिस्तान, इंडिया और ओमान के इलाके से तकरीबन वेल का ख़ात्मा कर दिया था। ये वेल तकरीबन ख़त्म हो गई थी, क्योंकि उनको उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं, करीब से पकड़ के ले गए। लेकिन अब जो इनकी तादाद में 6 का मिलना या ज़्यादा का मिलना, ओमान में इतनी बड़ी पॉपुलेशन, ये इंडिकेट करती है कि ये वो जो रशियन ऑन स्लॉट हुआ था, जो कि उस ज़माने में वेलिंग बहुत पॉपुलर थी, चाहे रशिया दुनिया के बहुत सारे मुल्क करते थे, रशिया नहीं सिर्फ जापान, रशिया, नॉर्वे, बहुत सारे मुल्क करते थे। लेकिन अब हमारा स्टॉक जो वेल्स का है वो रिकवर हो रहा है, रिकवर हो गया। सही, बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि अब हमारा स्टॉक जो है, वेल्स का जो स्टॉक है वो रिकवर हो गया है, इसी तरह बहुत सारे लोग सर क्या करते हैं कि उनको बड़ा दिल करता है कि वो ये डॉल्फिन्स, वेल्स और इन तमाम तर जो ये स्पीशीज़ हैं इनको देखें, लेकिन यूजुअली जब वो ट्रैवल कर रहे होते हैं या यूजुअली जब वो सी में होते हैं और सी के बीच में भी अगर वो होते हैं तो उनको एज सच ये वेल्स वगैरह या डॉल्फिन कहीं ऐसे नज़र नहीं आ रही होती हैं। तो ये पर्टिकुलरली जो फिशरमैन्स हैं, जब ये जाते हैं तो ऑब्वियसली इनको मिलती है, क्योंकि डीप सी में भी जाते हैं और ज़ाहिर है ये बड़े एक्सपर्ट होते हैं इन तमाम तर एक्टिविटीज़ के। तो आम लोग अगर वेल्स को या आम लोग अगर डॉल्फिन्स को देखना चाहते हैं इसी तरीके से समंदर में, या वो अपनी इस मतलब अपने आँखों से ये एक्टिविटी कैप्चर करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या आप सजेस्ट करेंगे कि वो लोग कैसे इस तरीके से जा सकते हैं? या अगेन 2012 से WWF ने दूसरे इदारों, इलाके की जो कम्युनिटीज़ हैं, जो लोकल CBOs हैं, उनकी मदद से हमने
इको टूरिज्म स्टार्ट किया था। अच्छा, इको टूरिज्म स्टार्ट और इको टूरिज्म में पाकिस्तान में बहुत सारे इलाके हैं जहाँ आप श्योर जाकर डॉल्फिन्स और वेल्स को देख सकते हैं। ठीक। इसमें से लक का भी बहुत बड़ा हाल होता है कि आप गए और आपको नहीं मिली, लेकिन इससे डिस्परेट होने की जरूरत नहीं, क्योंकि एनिमल माइग्रेट करता है, उसके साथ आपकी कम्युनिकेशन होती नहीं है, आपको पता है कि किस वक्त मौजूद है। हाँ। लेकिन जैसे एक ज़माने में 1960s व 70s तक कराची हार्बर के अंदर भी डॉल्फिन मिलती थी। अच्छा। लेकिन अब वो चूँकि पोल्यूशन होने की वजह से अवॉइड पे नहीं आती। इसी तरह सोनमैनी में जो डाम का इलाका है, या कराची में हॉक्स बे का ऑफशोर वाटर है, या अंग्रेज़ एक ज़माने में चुरना के करीब जाके बाकायदा इसको वेल शार्क, जो कि एक शार्क की किस्म है, उसका शिकार किया करते थे, और उनके डिस्क्रिप्शन में अक्सर आपको मिलेगा कि उनको वेल नज़र आई, जो कि उसका स्पाउट है, जो कि उसके सांस लेने के से पानी की तरह लिखता है, वो नज़र आया। तो आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। अक्टूबर नवंबर के आखिरी, नवंबर के शुरू में जाके आप ग्वादर के या जिस जगह पे ये नज़र आई है, बड़ी आसानी से वेल्स को देख सकते हैं। सही। तो लेकिन डॉल्फिन्स की वॉच के लिए बाकायदा प्रोग्राम है, कम्युनिटीज़ रन कर रही हैं उनको, और बहुत अच्छी तरह से रन कर रही हैं। बाकायदा प्लान के तहत लोग तमाम तहफ़्फ़ुज़ का इंतज़ाम करके कि वो उनको लाइफ जैकेट्स पहननी है, उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसमें तो बाकायदा प्रोग्राम अरेंज किए जाते हैं। हम WWF भी इसको रेगुलर अरेंज करता रहा, लेकिन अब लोकल कम्युनिटी के पास एक अल्टरनेट इनकम हो चुकी है। अच्छा। और ख़ास तौर पे डाम के इलाके में, या जो केटी बंदर के साथ हजामड़ों के इलाके में, बाकायदा कम्युनिटी की आमदनी का एक जरिया हो गई है, और जिसमें लोग डाल के, क्योंकि अगर आप कन्फाइनमेंट में अगर डॉल्फिन को देखते हैं, वेल को देखते हैं, तो वो मज़ा नहीं आता है। जब आप नेचर में देखते हैं तो आप इतना एक्साइट होते हैं कि आप इमेजिन, यही इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन किया ना कि बहुत सारे लोग मुझे भी ये सवाल कर रहे होते हैं सोशल मीडिया पे कि आप ज़रूर सर जब आते हैं मौज़म सर तो उनसे पूछती हैं स्पीशीज़ वगैरह का और सारी चीज़ों का, बट ये भी पूछे कि हम कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं इन तमाम तरह स्पीशीज़ को, हम कैसे ये एक्टिविटी जाके कर सकते हैं और अपनी आँखों से जो है ये कुदरती मनाजिर जो हैं वो देख सकते हैं। तो आज बताया सर ने कि इसके लिए प्रोग्राम्स और प्लान्स जो हैं वो मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे शो पर आए। चलिए जी, शो में यह वक्त तो एक ब्रेक का, और हेडलाइंस ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिए। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सीरियस टेलीविजन। वेलकम बैक वंस अगेन। उस सेशन में खुशामदीद जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, उसकी वजह यह है कि इस सेगमेंट में हम बात करते हैं खूबसूरती की, और इस सेगमेंट में हम बात करते हैं कि आप अपनी हेल्थ कैसे बेहतर कर सकते हैं। अच्छा जी, आज हम बात कर रहे हैं फेशियल की, कि फेशियल कैसे किया जा सकता है, उसका तरीका क्या है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। फेशियल लोग मुख्तलिफ़ तरीके से करते हैं, और कुछ लोग जब फेशियल करते हैं तो उनका चेहरा जो है ना वो ऐसा लगने लगता है जैसे बड़ा हार्ड लुक्स उनकी आने लग जाती हैं और बहुत ज़्यादा सूट नहीं कर रहा होता। तो क्या होता है, उसकी ट्रिक्स होती हैं कि वो कुछ ऐसी चीज़ें अप्लाई कर लेते हैं जो कि उनकी स्किन को जो है वो बेबी लुक से निकाल कर हार्ड लुक दे देती हैं। फेशियल घर पे कैसे करना है, कौन से इंग्रेडिएंट्स के साथ में करना है, किन चीज़ों को मिलाकर मिक्स कर कर करना है, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। तो बस जान लीजिए इस रेमेडी में, क्योंकि इस फेशियल को करने के बाद आपकी स्किन ग्लो करेगी, आप खूबसूरत नज़र आएंगे, इस वजह से कि कुदरती चीज़ें जो होती हैं ना वो मिलके आपकी स्किन को बहुत बेहतर लुक देती हैं। तो आपने करना ये है कि सबसे पहले तो क्लिनजिंग करनी है। उसके लिए आपने क्या करना है कि कच्चा दूध लेना है और उससे अपना फेस जो है वो साफ़ करना है। अब ये कच्चे दूध की क्लिनजिंग आपने करनी है, अच्छे से करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, स्टीम लेना है। अच्छा, अब आप स्टीम लेंगे और फिर गर्म पानी की जो भाप है वो 5 मिनट तक आप लेंगे, ताकि जो आपकी डेड स्किन है, मैल है, वो उतर जाए। अब स्क्रब की बारी आ गई, ठीक है। इसका जो तीसरा स्टेप है वो स्क्रबिंग है। स्क्रबिंग में आपने लेना है बेसन, दही, हल्दी, ये तीनों मिला के 5 मिनट आप चेहरे का मसाज करेंगे और फिर उसके बाद चेहरा धो लेंगे। उसके बाद फेस पैक अब आपने लगाना है। इसको लोग मास्क भी कहते हैं, फेस पैक भी कहते हैं, या फिर इसको कहते हैं कि जी आखिर में जो कहना चाहिए कि ओवरऑल स्किन की वन टोन के लिए ये पेस्ट बहुत ज़बरदस्त है। मुल्तानी मिट्टी, अर्के गुलाब, लीमू का रस, आपने तीनों को मिला के लगाना है फेस पैक की सूरत में, और फिर आपने इसको ड्राई होने पर धो लेना है। उसके बाद जो अगला स्टेप है वो है मॉइस्चराइजिंग। बादाम या नारियल का तेल लेना है आपने और फिर उससे हल्का सा मसाज करना है। तो इन स्टेप्स के साथ आपने अच्छा सा फेशियल करना है, कुदरती चीज़ों को लेके, कुदरती चीज़ों के साथ, और फिर देखें कि आपकी स्किन जो है वो ग्लो करेगी, आपकी स्किन जो है वो वन टोन हो जाएगी और आपकी स्किन जो है तरोताज़ा रहेगी। आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं कि जी
हम आपके साथ में बहुत सारी रिसर्च शेयर करते हैं, लेकिन आज हम जो रिसर्च आपके साथ में शेयर करने जा रहे हैं ना, ये है कद्दू के बारे में। तो कद्दू जो है वो सिर्फ हैलोवीन के लिए यूज़ नहीं होता, या कद्दू जो है सिर्फ इसलिए यूज़ नहीं होता कि उसके ऊपर किसी की शक्ल वगैरह बना के या कोई पेंटिंग कर दी जाए, या फ़न टाइम्स ही नहीं होते इसके लिए, बल्कि ये ग़िज़ाइयत से भरपूर सुपर फूड है। इसके नारंगी गूदे में बीटा कैरोटीन होता है जो जिस्म में जाकर विटामिन ए बनाता है, जो बिनाई, जल्द और क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिए मुफीद है। कद्दू में मौजूद कैरोटीनाइज्ड जिस्म की सोजिश कम करते हैं और दिल और कैंसर जैसी बीमारियों के खतरात घटाते हैं। अच्छा जी, इसमें क्या होता है? विटामिन सी है, पोटेशियम है, फाइबर है, जो दिल की सेहत और हाजमा और ब्लड शुगर के लिए फ़ायदेमंद है। कुदरती मिठास और क्रीमी साख की वजह से कद्दू को सूप, सालन, स्मूदीज़ और बेक जो डिशेस होती हैं ना, उसमें भी आसानी से शामिल किया जा सकता है। तो ये एक ऐसा जो है ना वो ग़िज़ाइयत से भरपूर सुपर फूड है जिसको आप खाएंगे तो आपको इसके फ़ायदे भी पता चलेंगे। सिर्फ हैलोवीन की सजावट के लिए ही ये यूज़ नहीं होता। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और आपके साथ में जो है वो शेयर करते हैं अब रेसिपी ऑफ द डे। आज क्या बनाना सिखा रहे हैं हम आपको, या आज हम किस चीज़ की आपको रेसिपी बनाना सिखा रहे हैं? ये है जी चिकन मलाई बोटी। अब चिकन मलाई बोटी बहुत सारे लोगों को पसंद है, लेकिन बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से अपने तरीके से चिकन मलाई बोटी बनाते हैं। लेकिन आज जो तरीका हम आपको बता रहे हैं ये ज़रूर आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें स्पाइसेस भी हैं और ये बड़ा बैलेंस जायका आपको देगा। तो चिकन मलाई बोटी बनाने के लिए आपने करना क्या है? चिकन 1 किलो, इसके अलावा दही 1.5 किलो, नमक 1 चम्मच, लहसुन 1 खाने का चम्मच, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, नींबू का रस 2 खाने के चम्मच, जैतून का तेल 8 खाने के चमचे, धनिया 1 गड्डी, कोयला 1 टुकड़ा। अब ये हो गए सारे इंग्रेडिएंट्स। एक दफ़ा फिर से बता रही हूँ, चिकन, दही, नमक, लहसुन, ज़ीरा, नींबू का रस, फिर जैतून का तेल और इसके अलावा धनिया और कोयला। अच्छा जी, अब दही को मलमल के कपड़े में लपेट कर पानी निकाल लें। तमाम अज्जा दही में मिक्स करके चिकन के क्यूब्स शामिल करें। 2 घंटे के लिए मैरिनेट करें। धीमी आंच पर पकाएं जब तक चिकन गल जाए। आखिर में कोयला रखकर धुनी दें। मज़ेदार चिकन मलाई बोटी तैयार है। तो आपने ज़रूर जो है ये रेसिपी घर में ट्राई करनी है और उसके बाद ये आपने चिकन मलाई बोटी जो है वो बनानी है। और अगर आप बनाएं और आपको अच्छी लगे तो ज़रूर हमारी सोशल साइट पर फीडबैक दें, और अगर हमें भी भेजना चाहते हैं तो ज़रूर बना के भेजें जी। और अगर आप इस हवाले से एक्सपर्ट हैं तो हमसे ज़रूर कांटेक्ट करें और हमें बताएं कि अच्छी आपके पास कौन सी ऐसी डिशेज़ हैं, अच्छी कौन सी रेसिपीज़ हैं जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं आयज़ा, एक्ट्रेस आयज़ा और दानिश एक्टर की, यानी जो उनके हस्बैंड हैं दानिश तैमूर, दोनों ही एक्टर हैं और बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। ये लोग हैं जी शिकागो में, और वहाँ पर हो रही थी चिट-चैट। तो जो लोग थे उन्होंने पूछ ही लिया कि भाई दानिश तैमूर जो हैं वो बाकी एक्ट्रेस के साथ भी रोमांस करते हैं, और उसके ऊपर दोनों की बड़ी ज़बरदस्त चिट-चैट रही। तो जी अब कुछ बात कर लेते हैं ज़ारा नूर अब्बास की। ज़ारा नूर अब्बास जो है वो एक ड्रामा कर रही हैं, उसमें भी वो तनकीद की ज़द में है। लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं, कुछ लोग उनके लुक्स के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ लोग उनके ड्रेसेस के बारे में बात कर रहे हैं। और अभी रिसेंटली उन्होंने जो है वो एक इंटरव्यू लिया जिसमें वो एक्टर अदनान सिद्दीकी जो हैं, जो उनके मामू ससुर लगते हैं, उनके साथ वो बैठ के बात करी थी। तो उस पर लोगों ने कहा कि जी ये तो मामू ससुर के सामने बैठी हुई है, और मामू ससुर के सामने बैठ के ये ऑफ शोल्डर ड्रेस जो इन्होंने पहना है ये अच्छा नहीं लगा। अगर ये पूरा ड्रेस पहनती तो ये भी इन पर बड़ा अच्छा लगता और ये भी इनको बड़ा सूट करता। इसके अलावा भी रिसेंटली उनकी एक और वीडियो आई थी एयरपोर्ट लुक की, और उसमें वो लोग कह रहे थे कि ये क्या मतलब रेडी नहीं हुई, ऐसी निकल के आ गई, और ये लुक किस तरह है, और मतलब एक क्रिटिसिज्म किया हुआ है जिस तरीके से करते हैं। तो प्लीज़ ट्रोलर्स, प्लीज़ आप जब भी किसी के ऊपर कमेंट करते हैं तो ये ज़रूर देखा करें कि किसी की क्या सिचुएशन है और कौन क्यों किस वजह से कौन से कपड़े पहनता है, या ये किसी का पर्सनल एक्ट भी हो सकता है, या बहुत सारी इसके बैकग्राउंड पर जो है वो चीज़ें होती हैं। तो प्लीज़ ट्रोल करने से भी पहले ना ये सोचा करें कि वाकई आप किसी को सही ट्रोल कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तनकीद करना आपका हक है, लेकिन प्लीज़ जब भी किसी पे तनकीद करें तो वो इतनी तनकीद हो कि वो समझ में आने वाली तनकीद हो। कुछ ऐसे कमेंट्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेटफुल होते हैं, और आई डोंट नो कि ज़ारा नूर अब्बास जो है व्हाट्स गोइंग ऑन विद हर, क्यों लोगों को उनसे बहुत ज़्यादा जो है वो इस तरह से इश्यूज़ हैं उनकी ड्रेसिंग सेंस को लेके, उनके हेयर कट को लेके,
फिर उनके एयरपोर्ट लुक को लेके एंड ऑल दैट। सो ये खबर जो मैंने आपके साथ में शेयर की, आगे बढ़ते हैं और अभी आपको बताते हैं कि एक और बड़ी ज़बरदस्त सी वीडियो है एंड इट्स अबाउट आतिफ असलम। और आतिफ असलम हमेशा से ही जो है ना वो एक अच्छे सिंगर भी हैं और एक हमदर्द इंसान भी हैं। और जनाब फैंस ऑलवेज़ वेलकम। और आतिफ असलम ने जितने प्यार से और जिस तरीके से वार्म वेलकम किया इस छोटे से बच्चे का, और ये जो वीडियो थी ना इसने लोगों के दिलों को छू लिया कि भाई ये बड़ा ज़बरदस्त एक्ट इन्होंने किया है। चलिए जी, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर मिलवाएंगे आपको हमारी एक बड़ी ज़बरदस्त सी गेस्ट से, जिनसे करेंगे हम बातें आज ड्राई स्किन के हवाले से, स्किन केयर के हवाले से, और विंटर्स में जो स्किन होती है ना उसकी टाइप, सबकी स्किन ड्राई हो जाती है या फिर ऑयली स्किन वाले जो हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो स्किन टाइप के ऊपर भी आज हम बात करने वाले हैं, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक भाई। विंटर सीज़न है और इस सीज़न में स्किन का ख्याल कैसे रखें, ड्राई स्किन वाले क्या करें, ऑयली स्किन वाले क्या करें, क्या ऑयली स्किन वालों की स्किन भी सर्दियों में ड्राई हो जाती है, वो भी बहुत ज़्यादा कंप्लेन कर रहे होते हैं, डिहाइड्रेशन का इशू है, स्किन ग्लो जो है वो सर्दियों में क्यों कम हो जाता है और ग्लो वापस लाने के लिए क्या करें। अच्छा जी, सर्दियों में जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं उसका रिजल्ट इतना अच्छा क्यों होता है, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं मेरी फेवरेट जो है वो आमना, और ये ब्रोबार से हैं, स्टाइलिस्ट हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, बड़ा ज़बरदस्त इनका सलून है, प्रोसीजर्स करती हैं, काफ़ी टाइम बाद हमारे शो में आई हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आमना, ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक, आप कैसी भाई इतने दिनों से कहाँ थी आप? मैं कुछ ट्रैवल कर रही थी। अच्छा, मुल्क में नहीं थी, बाहर थी। सही। तो आई एम श्योर आप लोगों ने मुझे बहुत मिस किया होगा। बिल्कुल, इसलिए मैं बहुत वापस ज़्यादा आ गई। मिस, बिल्कुल मैंने बहुत ज़्यादा मिस किया आमना को, तभी तो मैंने कहा ना कि भाई मेरी फेवरेट आमना जो है वो आज शो पर मौजूद है। अच्छा आमना, ये बताएं आपके अभी लिप्स ठीक है, ये अभी आप बता रही थी कुछ? ये लिप ब्लश मैंने अभी करवाया 2 दिन पहले, जो कि अच्छा, ब्रोबार that's में great. ही एक सर्विस होती है। Okay. लिप्स जो हैं वो नेचुरली पिंक हो जाते हैं, Pink जिस हो पे जाते हैं। मुझे अब कोई लिपस्टिक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये 1 से 2 साल मेरे लिप्स आराम से पिंक रहेंगे। आराम से जी पिंक रहेंगे। और अभी तीसरा दिन है और देखें हाँ। कितनी फ्रेश है और कितनी प्यारी लग रही है, और बड़े ज़बरदस्त तरीके से शो पे भी आ गई हैं भाई, ढेर सारी बातें करने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए कि स्किन केयर कैसे मुमकिन है। ये बताएं कि विंटर सीजन में स्किन का ख्याल कैसे रखें। ड्राई स्किन वालों के लिए तो बड़ी मुसीबत है, बहुत। क्योंकि वो जितने भी लोशंस, जितनी भी वैसलीन्स, जितनी भी क्रीम्स, जो भी कुछ यूज़ कर लेना, स्किन ड्राई ही रहती है। क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हाइड्रेशन। Okay. आप बैक टू द सोर्स जाएं कि आपकी डाइट जो है, आप अपने सेलुलर लेवल पे क्या कर रहे हैं आपकी अपनी स्किन के साथ, अपनी बॉडी के साथ। हाँ। तो जहाँ एक नॉर्मल इंसान को 2 to 3 लीटर्स पानी पीना चाहिए, जिनकी ड्राई स्किन है मैं तो कहूँगी 3 to 4 लीटर्स मिनिमम उनको पानी पीना चाहिए। अच्छा, तो जब उनके सेल हाइड्रेटेड रहेंगे तो तब आहिस्ता आहिस्ता उनकी स्किन रिकवर करेगी। ये तो हो गया स्टेप 1। उसके बाद मॉइस्चराइजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो उनका मॉइस्चराइज़र कितना अच्छा है, कितना ऑयली है, और उसमें हाइड्रेशन के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स हैं जो उनकी स्किन के साथ एब्जॉर्ब करेंगे। कभी कभी ड्राई स्किन के बाद एक्जिमा के भी चांसेस हो जाते हैं। बिल्कुल, हाँ। क्योंकि वो इतनी ड्राई हो जाती है कि लोग खुजली करते हैं और वो करते रहते हैं और स्किन फट जाती है। हाँ। तो इसके लिए बहुत अच्छी मॉइस्चराइजिंग एज एंड व्हेन नीडेड, मैं तो कहूँगी लेडीज़ जो हैं जो काम पे जाती हैं वो अपने पर्स में रखें। अच्छा। और आजकल जैसे स्किन केयर पे लोग बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोरियन स्किन प्रोडक्ट्स आ गए हैं। हाँ। और लोग फेशियल भी डीप हाइड्रेशन वाला लेना शुरू हो गए हैं। सो आई फील के जहाँ पर आप खाने पे इतने पैसे लगा देते हैं, खाने पे इतने Fast पैसे, food पे बिल्कुल लगा सही देते कह हैं, रही है, बिल्कुल सही कह रही है। कपड़ों पे। खाने पे इतने पैसे लगा देते तो थोड़ा सा अपनी स्किन केयर पे ही पैसे लगा लें। जब आप खुद अच्छे लग रहे होंगे हाँ। ना, स्किन अच्छी होगी तो हर जोड़ा जचेगा। हाँ। हर चीज़ अच्छी लगेगी। हाँ। सो आई फील के अच्छे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करें, गंदे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट नहीं करें, क्योंकि वो क्या करेगा, वो कुछ नहीं करेगा। क्योंकि अगर आप एक सस्ती प्रोडक्ट लेते हैं ना तो फिर उसका आपको नुकसान भी होता है, और फिर फायदा इन दैट सेंस आपकी स्किन पे नहीं होता। लेकिन फिर आप आते हैं दोबारा उसी महंगी प्रोडक्ट पे, सारे तजर्बे करके कि जी ठीक है, अब हमने सारे तजर्बे कर लिए हैं, अब ये प्रोडक्ट हम यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, आपने डीप हाइड्रेशन के प्रोसीजर के हवाले से भी बताया, वो बताएं कि वो किस तरह होता है, कि अगर जिन लोगों को हाइड्रेशन है तो डीप हाइड्रेशन ये जो प्रोसीजर है ये कैसे बेहतर करता है स्किन को और कैसे काम करता है? देखिए, मैं थोड़ा प्रोसीजर्स की तरफ अगर बात करूँ,
पहले तो कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, लोग समझते हैं कि बस हमने एक फेशियल साल में करा लिया, 6 महीने में करा लिया तो बस अब तो ये चलना ही चाहिए। सही। स्किन की तो प्रॉपर रूटीन है, जैसे आपकी एक बॉडी की एक्सरसाइज की रूटीन होती है, जैसे हमारी हेयर रूटीन होती है। फॉर एग्जांपल हम ऑयलिंग, हेयर ऑयलिंग एक दफ़ा करके तो नहीं कहते ना अब हम 6 महीने हमने ऑयलिंग कर ली बस अब मेरा बाल अच्छा रहेगा। सो पीपल शुड नो दैट दे हैव टू इन्वेस्ट इन अ प्रॉपर स्किन रूटीन। राइट, महीने में एक दफ़ा आप अच्छा फेशियल कराएं। हाँ ठीक है, जो कि अब हाइड्रा फेशियल बहुत अच्छा है। हाइड्रा और फेशियल, वो भी हाँ। मैं कहूँगी कि वो उन जगह पे ना जाएं जहाँ कहते हैं 3000 का तो यहाँ हो रहा है, यहाँ 5000 का हो रहा है। वो आपके मुंह पे सिर्फ पानी लगा रहे हैं। उनके पास सीरम्स नहीं है, उनकी बोतलों में पानी डला हुआ है, क्योंकि वो जो अंदर हम लोग सीरम्स यूज करते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं ना। वो तो ये expensive 3000 होते में हैं। कैसे हो सकता भाई है? 3000 में हाइड्रा फेशियल भी हो रहा है और 3000 में जो है ना वो डीप क्लिनजिंग भी हो रही है जिसके अंदर सीरम भी मौजूद है, वाइटनिंग एजेंट्स भी मौजूद हैं। तो ये सारा कुछ वो कहते हैं पाउडर वाले वो होता है उसमें, मतलब बकौल लोगों 3000 के वाले जो क्लेंजिंग भी हो रही है ना, वो क्या प्रोडक्ट होगा? मतलब वो सदर से जाके आप प्रोडक्ट ले रहे हैं, मेरा तो ख्याल है वो खुद ही आप 800-1000 रुपए का सेट ले लें आप 6 दफ़ा महीने में क्लेंजिंग कर लें, बिकॉज उसने कुछ नहीं करना आपकी स्किन को, उसने कुछ करना ही नहीं है। वो एक बेस प्रोडक्ट्स को सिर्फ फ्रेग्रेंस डाल के आप अपने मुंह पे लगा रहे हैं, इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू। जैसे और ब्रांड्स हैं बहुत अच्छे, तो ओवर द ईयर्स जितना मेरा एक्सपीरियंस है, वाकई ही जो महंगा प्रोडक्ट है वो काम करता है, वही काम करता है। वही महंगा काम प्रोडक्ट जो होता है ना वो कोई ये कॉम्प्लेक्स की बात नहीं कि जी आप महंगा लें सस्ता ना लें। एक्चुअली उसके अंदर जो चीज़ें होती हैं वो आपकी स्किन के लिए बेनिफिशियल होती हैं। जाहिर है जितनी ज़्यादा चीज़ें होंगी उतनी ज़्यादा उसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। अच्छा आमना ये बताएं कि अब लेट सपोज कि कोई खातून है, अब उनको लगता है जी विंटर सीजन जो है वो स्टार्ट हो गया है, अब उनको नहीं पता है कि भाई केयर कैसे करनी है और पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि मैं अपने फेस की केयर करूं। अब डार्क सर्किल भी हैं, अब रिंकल्स भी थोड़े थोड़े से हैं, ड्राई स्किन भी है, टू टोन के भी इश्यूज हैं। तो अब इस तरह के लोग जब विंटर सीजन में एंटर होते हैं और वो ये देख रहे होते हैं कि हम क्या करें, तो लोग क्या होता है लोशन लगाना शुरू कर देते हैं या फिर बहुत सारे लोग वैसलीन लगा रहे होते हैं, ये सारा कुछ। तो आप क्या सजेस्ट करेंगी कि विंटर सीजन स्टार्ट होते ही ख़वातीन को स्किन केयर कहाँ से स्टार्ट करने चाहिए? सबसे पहले अगेन अपना वाटर इनटेक ठीक करें, ठीक, फिर एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आई वुड फील जाएं या फिर एक अच्छे सैलून पे जाएं, वहाँ से अपना प्रॉपर प्लान बनवाएं। अब तो ऐसी मशीन्स आ गई हैं जैसे हमारे पास भी हैं, जिससे आपको हम स्किन आपकी पहले टेस्ट करेंगे, ठीक, कि उससे पता हमें चलेगा कि आपके स्किन का हाइड्रेशन लेवल क्या है, ओके, आपके पोर्स ओपन हैं क्लोज हैं, स्किन में और जो चीज़ें हैं वो कितनी है। एक फ्री रेडिकल भी होता है कि आपकी स्किन में पिगमेंटेशन जहाँ ख़राब हो रही है वहाँ स्किन का जो आपका है कंडीशन कैसा है। तो एक प्रॉपर जब स्किन की स्टडी हमारे पास आ जाएगी, क्योंकि देखिए कुकी कटर फॉर्मूला नहीं है। सही, आप आ गई, हमने आपको भी कह दिया बस आप हाइड्रा करा लें और कुछ नहीं कराएं, आप तीसरी औरत आई है आप भी ये करा लें। तो जब हमारे पास एक उसका प्रॉपर साइंटिफिकली बैक्ड रिजल्ट होगा कि आपकी स्किन में कमी क्या है, तो एक 20 स्पोक सर्विस बनेगी कि अच्छा आप हाइड्रा भी ले लें, आप अब आफ्टर केयर रूटीन जो है उसमें हम प्रॉपरली बताएंगे कि आपकी स्किन को कौन कौन सा सीरम चाहिए, रात को क्या लगाना है, हाइड्रेशन के लिए क्या लगाना है, कौन सा मॉइस्चराइजर है, सनस्क्रीन, जैसे सन होता तो है ही ना विंटर में, तो एक अच्छी सनस्क्रीन में इन्वेस्ट करें। सही। वैसे तो सबसे ज़्यादा आई वुड से कि यस हाइड्रा फेशियल डज हेल्प फ्रॉम अ वेरी गुड प्लेस, जिनके पास अच्छे सीरम और वो आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखेगा। अच्छा, सीरम जो है वो स्किन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और इससे होता क्या है? बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी ठीक है सीरम से जो है वो चमक आ जाती है, सीरम लगाने से जो है वो ग्लो आ जाता है। कुछ लोग कहते हैं हम तो सीरम लगा के ही मेकअप कर लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम तो सिर्फ सीरम लगा के चले जाते हैं और ब्लश कर लेते हैं। हमने बहुत सारे मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरह की बात करते हैं, बट एक्चुअल में सीरम क्यों लगाया जाता है फेस पर और इसका क्या फ़ायदा है ये जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो आमना हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम कर रहे हैं ढेर सारी बातें स्किन केयर के हवाले से। तो सीरम के हवाले से मैं उनसे पूछ रही थी कि सीरम का क्या काम होता है स्किन पे, ये जरा बताएं। सीरम जो होते हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड लेवल ऑफ दैट certain thing that you are applying on your face. For example, कोलेजन का सीरम है, ठीक है, या फिर विटामिन सी का सीरम है, या पेप्टाइड्स का है,
और 2000 किस्म की चीज़ें हैं, नाइसिनामाइड हो गया। हाँ। तो सीरम इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, पर जैसे आप पहले कह रही थी कि कुछ लोग सिर्फ ये लगा के चले जाते हैं। हाँ। मैं ये नहीं कह रही कि वो काम नहीं करेगा, वो अपना काम करेगा, बट अगर आप 3-4 स्टेप्स प्रॉपरली कर लेना तो वो फिर अपना ये जो steps क्या उसका हैं? हाँ। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने फेस वॉश किया, क्लेंजिंग हो गई आपकी। अगर आपके पास माइल्ड सा कोई एक्सफोलिएटर है, मैं स्क्रब डेली पे तो नहीं कहूंगी। हाँ, जाहिर है। जैसे आजकल बहुत सॉफ्ट से फ्रूट वाले स्किन पील्स आए हाँ, हुए हैं, वो सही, लगा वो लिया। लगा लें। फिर आपने टोनर कर लिया, टोनर के बाद आप सीरम लगा लें, सीरम के बाद आप मॉइस्चराइजिंग कोई भी जो आपके पास क्रीम है आप वो लगा लें, एंड देन यू आर गुड टू गो। अगर इफ़ यू वांट यू कैन अप्लाई सनस्क्रीन एज वेल। ये 4-5 स्टेप्स अगर आप डेली करें इन द मॉर्निंग तो आप अपनी स्किन की हेल्थ को बहुत ज़्यादा मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, सनस्क्रीन का जब जिक्र किया ना, तो सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्किन। यानी अगर आप सनस्क्रीन लगा रहे हैं, सनस्क्रीन मीन्स लाइक सन ब्लॉक। अगर आप सन ब्लॉक लगा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपकी स्किन को हो जाता है। लेकिन जितना ज़्यादा ये सारे एस्थेटिशियंस, डॉक्टर्स और जितने एक्सपर्ट्स इस बात पर जोर देते हैं कि सन ब्लॉक लगाया करें, आवाम उतना ही इस बात को ज़ोरदार तरीके से इग्नोर कर देती है कि कुछ भी नहीं होता भाई। अब कितनी दफ़ा हम सन ब्लॉक लगा के जाएं, हमें तो स्वेटिंग हो जाती है, हमें तो जो है ना वो थोड़ी देर बाद लगता है कि सन ब्लॉक उड़ गया, हमारी स्किन तो वैसे ही हो जाती है। तो सर आज ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर करें कि ये सन ब्लॉक लगाना आवाम के लिए इतना मुश्किल क्यों है? क्या कौन सा ऐसा सन ब्लॉक लगाना चाहिए जिससे स्वेटिंग ना हो, जिससे परेशानी ना हो, जिससे प्रॉब्लम ना हो? देखिए, अब तो तरह तरह की मार्केट में सन ब्लॉक्स आ गई हैं। सही। और एक बड़ा अच्छा ब्रांड है, सुपर गूप उसका नाम अच्छा। है। तो उसकी मैट सन ब्लॉक भी है। अगर किसी को परेशानी है कि वो ऑलरेडी ऑयली स्किन है उनकी, तो वो कहेंगे कि शाइन आ रही है, क्यों आ रही है, तो वो मैट वाली पे जा सकते हैं। और दूसरे लोग और ड्राई स्किन वाले जिनको शाइन चाहिए, हाँ, वो वाली लगा सकते हैं। हाँ। एक फाउंडेशन वाली तो काफ़ी अरसे से है। हाँ। तो किसी को अगर कवरेज भी चाहिए और SPF भी चाहिए, पर फंक्शन से पहले मैं कहूँगी कि सन ब्लॉक जो है फॉर एग्जांपल, वो SPF या फिर फाउंडेशन वाली मत लगाएं। अच्छा। क्योंकि जब पिक्चर्स होती हैं तो पिक्चर में फ्लैश हो गया, कुछ हो गया, तो वो एकदम से आपके फेस को बहुत वाइट कर देता है। तो आप स्पेशली अभी वेडिंग सीजन भी है, तो उसमें रात को कुछ लोग होते हैं कि अच्छा यार लगा ही लेती हूँ, मैं कुछ की बात कर रही हूँ कि लाइट्स की वजह से भी, या उनको मेकअप करते मेकअप के साथ सनब्लॉक लगाने की इतनी आदत हो जाती है कि वो दिन और रात जो भी हो वो सनस्क्रीन लगा के मेकअप कर रहे होते हैं। और वैसे तो एवरी 2 आवर्स हमें लगानी चाहिए। सनब्लॉक हमें लगानी चाहिए। ये जितने भी लोग कहते हैं ना कि जी सनस्क्रीन लगाने से कुछ नहीं होता और खामखा की स्वेटिंग हो जाती है और कुछ नहीं है ऐसा, आप लोगों को घरों में भी जब आप बैठे होते हैं ना, तब भी आपको हर 2 घंटे बाद लगाना चाहिए सनब्लॉक, सनस्क्रीन लगानी चाहिए। अच्छा, ये इतनी जल्दी पता चल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्विमिंग पे जाते होंगे आपके व्यूअर्स, मैं खुद जाती हूँ। अब जैसे ये मैंने रिस्ट वॉच पे, जी, ये तो अब मैं अगर वाटर प्रूफ है तो आई विल स्टिल गो एंड स्विम। इधर एक बाकायदा वाइटनेस होगी और बाकी मेरी अलग पैचेस बने हुए होंगे। हाँ, जब आप सन बर्न, तो हम इतना सा भी जाते हैं ना सन में तो इतनी जल्दी इफेक्ट होता है, क्योंकि हम ओवरऑल अपनी बॉडी पे इतना बारीकी से कोई चीज देख नहीं रहे होते, तो लोगों को लगता है नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, वो सूरज है और उसकी बहुत ज्यादा रोशनी है, उसकी रेज हैं और वो स्किन को डैमेज करती हैं। उसकी जो यूवी रेज होती है ना, वो डैमेज करती हैं, स्पेशली फील्ड वर्क में जो खवातीन हैं या जो हमारी रिपोर्टर्स हैं, करस्पॉन्डेंट हैं, जो आउटडोर इतने पैकेजेस करते लोग या डिजिटल से जो ताल्लुक रखते, जो पैकेजेस बनाने के लिए जाते हैं, कम से कम उनको जरूर ट्राई करना चाहिए। बिल्कुल ट्राई क्या, मैं तो कहती हूँ बाय लाइक रिलीजियसली उनको ये फॉलो करना चाहिए। SPF कितनी होनी चाहिए आमना? SPF देखें लोगों को अपने हिसाब से होता है, 50 भी होता है, 80-100% वाली भी आ गई है, 20% वाली भी है। बट मॉइस्चर कौन सी है? नहीं, देखें उसमें सनस्क्रीन का एक डिफरेंट, जिसको कहते हैं कि इम्पैक्टफुल सनस्क्रीन, ये मुझे डैमेज नहीं करेगा या सन बर्न नहीं करेगा। अगर आप 50, 80 या 100 पे जाएंगे तो वो आपके पोर्स को तो क्लॉग कर देगा ना। तो मैं कहूँगी थोड़ा डेली बेसिस पे लगा रहे हैं तो आप 20-40% पे रहें। मगर फिर वो जो यूवी नहीं, डेली। अच्छा, डेली लेवल। हाँ, अगर आपका आज फॉर एग्जांपल क्रिकेट मैच है, ठीक है, या आज आप स्विमिंग पे जा रहे हैं, आप 100% लगाएं, क्योंकि अगर आप डेली अपने पोर्स को क्लॉग कर रहे हैं, आपको पिंपल्स मिल सकता है, आपको एक्ने हो सकती है, आपका जो ऑयल आपकी स्किन के अंदर है उसको रिलीज नहीं मिल रहा है, वो बड़ा पिंपल बन जाएगा। तो इसलिए डेली बेसिस पे एक्स्ट्रा SPF जो है 50, 80, 100 वो नहीं लगाएं। नहीं लगाएं, आप नॉर्मल वाली
नॉर्मल वाली जो है ना, 20, वो, 30, हाँ, 40 उस पे रहे। उस पे रहें। तो ये अब आपको आमना का कहने का मतलब ये है कि अगर आप डेली यूज़ करते हैं तो आप ऐसे Mild रखें 20 उसको। या फिर 40 या 30, मतलब माइल्ड उसकी जो है वो आप रखें नंबर। लेकिन अगर आप जा रहे हैं CVU पे, आप जा रहे हैं क्रिकेट मैच खुद खेलने या देखने, या किसी बहुत जगह एक दिन आप ऐसे जा रहे हैं कि प्रोजेक्ट पे जा रहे हैं, कहीं बहुत ज़्यादा आप थ्रू आउट द डे आपको काम करना है, फील्ड वर्क करना है, तो फिर आपने जो है ना वो Full coverage 100% वाली SPF वाला सनब्लॉक यूज़ करना है। बिल्कुल, और उसको हर 2 आवर्स बाद आप फिर से करें, क्योंकि पसीना आ जाता है, वो क्लॉग रखता है पोस्ट को। पसीना आने से फिर आपके स्किन पे नज़र आना शुरू हो जाते हैं, देन रीअप्लाई। फिर आप उसको रीअप्लाई कर सकते हैं हर 2 घंटे बाद। अच्छा, ये बताएं कि जो आपका हाइड्रा फेशियल है, ये स्पेशली डिज़ाइन है उन लोगों के लिए जिनकी स्किन जो है वो ड्राई है, और विंटर सीजन में ये जो आपका हाइड्रा फेशियल है ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। इससे लोगों की स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। तो कुछ ज़रा बताएं कि इसमें क्या कुछ है और इसका तरीक़ाकार क्या है, कैसे मज़े की स्टोरी भी सुनाती हूँ। पहले मैं हाइड्रा पे बात कर लेती हूँ। हमारे पास 10 स्टेप्स वाला भी है और 7 स्टेप्स वाला भी है। ठीक है, 10 स्टेप्स थोड़ा इंटेंस है, जिसमें हम देखते हैं कि अगर किसी क्लाइंट की स्किन सैगी भी है साथ, ठीक है, ड्राई है, लटक भी रही है, एजेड हैं वो, और उनको एंटी एजिंग टाइप हम हाइड्रा फेशियल कर देते हैं, बिकॉज उसमें जो RF वाले हमारे टूल्स होते हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं। तो सबसे पहले क्लेंजिंग हो जाती है हाइड्रा में, फिर एक्सफोलिएशन होती है, स्क्रबिंग होती है, फिर RF के टूल्स लगते हैं, इवन डार्क सर्कल्स की ट्रीटमेंट भी साथ हो रही होती है। फिर एक टूल होता है, वो मेरा फेवरेट है वैसे, वो क्या करता है कि वो वार्म सा एक टूल है जो कि आपके पोर्स को पहले खोल देता है। ओके, ठीक है, हीट से आपके पोर्स खुल गए, फिर उसके बाद आपने अपने थोड़े और एक्सफोलिएशन की, जो पोर्स के अंदर गंद है उसको बाहर निकाला, और फिर एक होता है कूल हैमर। कूल हैमर होता है, वो फिर आप 2-3 मिनट वो अप्लाई करते हैं और आपके पोर्स फिर टाइट और बंद हो जाते हैं। तो इंस्टेंटली आपको एक ग्लो मिलता है, आपको हाइड्रेशन मिलती है, और सीरम साथ साथ जो हाइड्रा फेशियल के अंदर ही होते हैं वो हाइड्रेशन दे रहे होते हैं। अब तो बैक पे भी लोग फेशियल, मतलब इट कैन नॉट बी कॉल्ड फेशियल, बट वही चीज़, वही सारा प्रोसीजर बैक पे लोग करवा लेते हैं, स्पेशली ब्राइड्स टू बी, कि अच्छी स्किन सॉफ्ट हो जाए। तो एक दफ़ा मैंने माइक्रोब्लेडिंग परफॉर्म की एक ओल्डर लेडी पे ना। अच्छा। तो वो नेक्स्ट डे उनका कुछ प्रोसीजर्स और थे हमारे पास, जिसमें माइक्रो नीडलिंग थी, हाइड्रा फेशियल भी था। तो मैंने कहा आज हम नहीं परफॉर्म करेंगे, फॉर एग्जांपल माइक्रोब्लेडिंग की, ये स्किन ओपन है, आज नहीं कुछ कर सकते, आप कल आना। ठीक है, तो वो आई और उनका ना एक आईब्रो थोड़ा सा, मतलब वो एजेड भी थी, तो उन्होंने कहा आमना ये अभी जब क्लियर हुआ है तो मुझे लग रहा है कि ये स्ट्रोक्स थोड़े से ऊपर बन जाए। मैंने कहा ठीक है, आप पहले हाइड्रा करा लें, क्योंकि अभी मैं फिर करूंगी तो हाइड्रा की मशीन में नहीं चला पाऊंगी ना आपके ऊपर। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। अब वो 1 घंटे बाद जब आई तो वो कुछ उसमें टूल्स हैं कि जो ऐसे आपकी स्किन को RF के थ्रू ऊपर लिफ्टिंग करते हैं। ऑनेस्टली उनका वो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया। मैं भी कहूँ कौन सा आईब्रो था, मैं भी देख रही हूँ बार बार के नीचे कौन सा हुआ था। सो उनका हाइड्रा से लिफ्टिंग भी उनको मिल गई। उन्होंने कहा हाँ रहने दे, अभी तो ठीक अब जरूरत नहीं है। उनको आईब्रो लिफ्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ी। हाइड्रा फेशियल उन्होंने कराया, वो खुद ही लिफ्ट हो गया उनका जो फोरहेड स्किन है ना। तो ये बड़ा ज़बरदस्त है। अब मजीद भी आमना से जानेंगे स्किन केयर के हवाले से और मजीद प्रोसीजर्स के हवाले से। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक। तो भाई बात हो रही है स्किन केयर के हवाले से, आमना हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, अब क्योंकि ये वेडिंग सीज़न है, हर घर में कहीं ना कहीं किसी न किसी के कज़न की शादी है, दोस्तों में शादी है। अब ऐसी सूरत हाल में जो लेडीज़ हैं वो क्या करें, अपना कौन सा फेशियल करवा कर जाएँ। इसके अलावा जो ब्राइड है, जितनी भी ब्राइड्स होती हैं उनको कौन से फेशियल्स करवाने चाहिए। आमना ज़रा बताएं कि एक ऐसा फेशियल जो कि ब्राइड भी करवा सके और जो लेडीज़ हैं वो भी करवाएं, और दोनों की स्किन जो है वो ग्लास स्किन नज़र आए और ग्लो नज़र आए। इतना कुछ है। और 1-2 महीना स्किन केयर रूटीन के लिए, स्पेशली जब आपका इतना बड़ा लाइफ चेंजिंग इवेंट आ रहा है, तो 1-2 महीने पहले आपकी प्रिपरेशन शुरू हो जानी चाहिए, अलॉन्ग विद योर न्यूट्रिशनल डाइट
एज ठीक वेल। है, हाँ। जैसे मैंने देखा है ब्राइड्स के मुंह पे एक वैसे भी अच्छा सा ग्लो आ जाता है बिकॉज दे आर हैप्पी, हाँ। और वो उनकी डाइट अच्छी होती है, जूसेस फ्रेश जूसेस पी रही होती हैं। सो आजकल अच्छी बात ये है कि नॉट ओनली द ब्राइड वांट्स अ गुड स्किन, वेडिंग सीजन में Everybody wants. एवरीबॉडी वांट्स अ गुड स्किन। Yes. सो उसके लिए देखें अगेन bespoke मैं हाँ। कहूँगी कि किसकी स्किन को क्या नीड है। हाँ। किसी को ब्राइटनिंग की ज़रूरत है, या अगर किसी को पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है, जो पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है वो आहिस्ता आहिस्ता इट टेक्स जी। टाइम। किसी को सैगी स्किन का प्रॉब्लम है तो उनको माइक्रो नीडलिंग या RF या ऐसे लिफ्टिंग वाले जो हमारे पास फेशियल्स हैं वो यूज़ करें। सो एवरीबडी विल हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ स्किन केयर अगर वो हमारे पास आते हैं उनके स्किन के हिसाब से। ब्राइड स्पेशली, क्योंकि एक तो देखें मेनली मेजरली मैं ये नहीं कह रही कि जो 40s में जाके शादी कर रहे होते हैं, बट जहाँ यहाँ पर जो ट्रेंड है 20s में हो गई, अर्ली 30s में हो गई, तो स्किन इज स्टिल डूइंग वेल। और 25 ईयर के जब हम होते हैं ना तो हमारी बॉडी में से कोलेजन लूज होना शुरू हो जाता है 2% एवरी ईयर। अच्छा, तो एक चीज़ है फेस योगा भी है। हाँ। लोग फेस योगा से अपने स्किन को टाइट रख सकते हैं। और दूसरा जो मशीन्स अब तो घर पे भी आ गई, घर पे जैसे भी मैं आ गई नाइट रूटीन पे बात करना चाह रही हूँ, या बिल्कुल, facials। हाँ, नाइट रूटीन क्या भी बताएं? इक्वली इम्पोर्टेंट है, जो आपकी सुबह उठ के रूटीन है, क्योंकि हमारी बॉडी का एक इंटेलिजेंट मैकेनिज्म है। जो नाइट वाली चीज़ें, जैसे मैं खुद भी पहले सोचती थी जब मैं ब्यूटी इंडस्ट्री में नहीं थी कि यार क्रीम तो क्रीम है, सुबह लगा किसी लो, वक्त रात भी लगा लो। सकते हैं, हाँ। क्रीम को थोड़ी पता है कि मेरा कि मैं सोने आमना, वाली हूँ। ये आपने जो सवाल आपके जहन में चल रहे थे ना, ये मेरे भी सवाल एक टाइम तक रहे हैं कि ये क्या है भाई, कि ये रात में ही लगानी है भाई, रात में क्यों लगानी है? स्किन को क्या पता है, स्किन को क्या स्किन को क्या पता है कि उसमें- सुबह हो रही है या रात हो रही है? उसमें ये होता है कि मगर शायद पता होता है। हाँ पता होता है, बिल्कुल पता होता है कि स्किन जो है जब हम रिलैक्स स्टेट में होते हैं, हम सो गए होते हैं, तो कुछ चीज़ें उस टाइम पे वर्क ऑन करनी होती है। ओके। नहीं तो देखिए पसीना आ जाए, अगर मैं कोई एक्सरसाइज करने चली गई हूँ, मैंने नाइट वाली क्रीम लगा ली लगाई हुई है, क्योंकि मैं तो समझ रही हूँ कि मैंने तो बस क्रीम लगानी है ना, बट कुछ क्रीम्स का असर ही तब होता है जब आप रिलैक्स स्टेट में हो, आपकी बॉडी एक डिफरेंट, जैसे फॉर एग्जांपल हम सोने वाले होते हैं तो यहाँ से मेलेटोनिन प्रोड्यूस होता है। मेलेटोनिन, बिल्कुल ठीक है कि बॉडी ने सोना है अभी। सोना है, तो इसी तरह क्रीम के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उनको भी इतना टाइम चाहिए कि बॉडी रिलैक्स स्टेट में हो, हम कोई एफर्ट, स्ट्रेस या हम किसी सोच, एंजाइटी, क्योंकि वो बॉडी का आपका जो सिस्टम है वो खराब होता है विद स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर या ओवर एग्जॉस्शन। ठीक है, जब वो रिलैक्स्ड होगी तो वो इंग्रेडिएंट काम कर पाएंगे ज़्यादा अच्छे से। सही, बिल्कुल। पहले आप अपना डे रूटीन भी फिक्स करें, आप अपना नाइट रूटीन भी फिक्स करें। मैं एक जनरल रूटीन बता सकती हूँ, क्योंकि देखिए हम किसी को एक्नी है, किसी को हाइड्रेशन है, डिफरेंट स्किन टाइप्स डिफरेंट स्किन टाइप्स हैं, तो आप रात को एक दफ़ा फिर से फेस वॉश करें सोने से पहले, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरा दिन की जो डर्ट है, पूरा दिन का जो, साथ साथ फेस वॉश का भी बता दें, बहुत सारे लोग ना बहुत टिपिकल फेस वॉश यूज़ करते हैं, मतलब वो फेस वॉश नहीं लगता, वो लगता है पूरी प्रोडक्ट है, मतलब उसके अंदर सारा कुछ होता है कि यानी उसके अंदर उन्होंने जो है वो क्यूकम्बर भी है इन्वॉल्व, उसके अंदर बाकी सारे जो हैं वो अज्जा भी शामिल होते हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो फेस वॉश बहुत सिंपल रखना चाहिए। yes. अगर किसी को जरूरत है तो स्क्रबिंग वाला ले लें या क्या? नहीं, देखिए डेली बेसिस पे डेली scrub बेसिस नहीं पे करें स्क्रब नहीं अपनी कर सकते। skin। हाँ, आई फील के फेस वॉश को माइल्ड रखें, मेडिकेटेड वाला ले लें, अपनी Medicated skin, ले लें, हाँ। अपनी स्किन टाइप के हिसाब से आप ले लें। अब ये नहीं कि फॉर एग्जांपल कोरियन चले हुए हैं तो आप लगाना कभी नहीं भी सूट करते, नहीं भी सूट करता, और आप इस तरह का फेस वॉश लें जो नॉर्मल स्किन टाइप के लिए हो, यानी फॉर ऑल स्किन टाइप के लिए हो, और वो मेडिकेटेड हो तो ज़्यादा बेहतर। स्किन के पीएच लेवल्स को ज़्यादा हिलाए ना, तो हिलाए आप उसको सिंपल रखें, और बाकी आप 1-2 स्टेप्स अपनी रूटीन कर लें। रूटीन कर लें, कि सही। पहले आपने क्लेंस किया, फेस वॉश अच्छा सिंपल वाला आप रात को यूज़ करें, फिर उसके बाद आप एक अच्छा मॉइस्चराइज़र लगाएं। ठीक है, जो स्किन रिपेयर हो या एंटी एजिंग हो या कोलेजन बेस्ड हो, जो पेप्टाइड होते हैं वो बेसिकली एक टर्म है जो कि ज़्यादा लोगों को नहीं पता होता है, वो एंटी एजिंग जो उसके लिहाज से काम करता है। जो लोगों के रिंकल्स आ रहे हैं तो पेप्टाइड्स जाके हेल्प करते हैं स्किन को दोबारा से फ्रेश करने में, इलास्टिसिटी वापस लाने में। और उसके बाद आप एक अच्छा सा सीरम लगाएं, अपनी नाइट क्रीम लगाएं। और बहुत ज़्यादा लोग, इवन आई वाज वन ऑफ देम, हम लोग अपना नेक भूल जाते हैं।
बिल्कुल ठीक कह रही हैं, नेक भूल जाते हैं। स्किन हम हाँ। सिर्फ फेस नहीं है, फेस देखिए नहीं है। फेस को हम बहुत ज़्यादा फ्रेश रख सकते हैं, बट एक टोन का प्रॉब्लम आ जाता टोन है। का प्रॉब्लम आ जाता तो आप लोग अपना नेक भी साथ साथ क्लीन करें, उस पर भी सेम वही चीज़ लगाएं जो आपके फेस की क्रीम है या जो आपका सीरम है, बहुत ज़रूरी है। बहुत और ज़्यादा फिर ज़रूरी है। आपने मुझसे डार्क सर्कल्स का पूछा था, हाँ, तो डार्क जितना सर्कल्स का बिल्कुल, अच्छा हाँ। आपका वो होगा आई बाम या आई वाली क्रीम्स होती हैं। क्रीम, हाँ, क्रीम ही मेरे ज़हन से ही इतना सिंपल लफ्ज निकल रहा था। कोई बात नहीं, अभी हम जब मैंने इतनी लगानी स्किन शुरू टाइप की है। डिस्कस कर रहे होते हैं तो बहुत सारी जो है ना वो प्रोडक्ट्स दिमाग में मिक्स हो रही होती हैं। हाँ। अभी मैंने एक क्रीम लगानी शुरू की है, तो जो कि अभी पहले मैं नहीं लगा रही थी। अच्छा। आई क्रीम है, लैंकॉम की है। हाँ। डबल एक्शन हाइड्रेशन है, क्योंकि मेरे भी वाह डार्क भाई। सर्कल्स, मेरी नींद कम होती है, कभी मैं कुछ कर रही होती हूँ, कुछ कर रही होती हूँ, तो मुझे ज़्यादा नींद की ज़रूरत नहीं सही। होती, आई वेक अप हाँ। आराम से। तो वो नेक्स्ट डे ही मैंने देखा कि जो हाफ मेरे डार्क सर्कल्स थे ना यहाँ से, वो नीचे वाली स्किन के साथ मैच कर रहे थे। तो इन्वेस्ट इन अ गुड आई क्रीम जिसमें हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो। सही। ये स्किन जो होती है हमारी हाँ, डार्क बिल्कुल, सर्कल्स हाँ, वाली, ये हाँ। सबसे पतली, वन ऑफ द हाँ, मोस्ट बहुत sensitive होती है। सेंसिटिव हाँ, और थिन स्किन thin होती skin है। होती है, ये हाँ। वाला इज डिफरेंट Different, एनाटॉमी, हाँ। दिस इज डिफरेंट। Different। तो इसको हाइड्रेशन की बहुत ज़रूरत होती है। और सही। जो खवातीन जैसे अच्छा, actresses आई हैं- पैक्स भी बहुत सारे लोग लगाते हैं कि जी वो हाँ, क्यूकम्बर बिल्कुल, और वैसे it's a कॉफी good जो thing। है उसके हाँ, जो eye patches जो होते आई हैं। पैचेस होते हैं वो लगा लेते हैं। इसके अलावा मेरे बिल्कुल। जहन में नहीं आ रहा, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। आलू जो है वो भी उसके पैचेस उसमें बना के नेचुरल लोग रखे पोटेशियम होते भी हैं। होता है। मैं तो कहती हूँ यस वी कैन गो बैक टू द सोर्स, जो आजकल एक अच्छा प्रोडक्ट है जिसमें सब कुछ कंबाइंड है, और हाँ। पावर पैक आप उसको कह Power सकते pack, हैं। हाँ। तो आप इनको कंबाइन कर लेना। ड्यूरिंग द डे हाँ। आपके पास टाइम है, आप टीवी देख रहे हैं, तो आप पोटैटो लगा लें। राइट। और अगर आपके पास रात में कोई फंक्शन है, डिनर है, आपने किसी इवेंट पे जाना है, तो आप मेकअप से 20 मिनट्स पहले अपने डार्क सर्कल्स को इस तरह हाइड्रेट कर लें, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। बहुत फर्क बहुत पड़ता है। फर्क अच्छा, लोग क्या करते हैं कि ये जो फ्रूट्स यूज़ करते हैं ना स्किन के ऊपर, ये भी इस तरह से यूज़ करते हैं आमना कि वो उसको भी हैंडल नहीं कर पाते। वो इतना ज़्यादा रब कर लेते हैं, इतना ज़्यादा मतलब मुश्किल बना देते हैं अपनी स्किन के लिए। खुद भी अगर वो मसाज करें, रगड़ रगड़ कर वो मसाज कर रहे होते हैं, और क्या होता है, रेड हो जाती है स्किन। फिर वो कहते हैं जी हमारी स्किन सेंसिटिव है। जब भी आप कोई चीज़ घर पे अप्लाई कर रहे हैं रिगार्डिंग योर स्किन फ्रेशनेस, या आप जो है ये आई के नीचे जो है अगर कोई चीज़ लगाना चाह रहे हैं, ड्राइनेस दूर करना चाह रहे हैं, या फिर बाकी दीगर चीज़ों के लिए, तो रिगड़ के प्रोडक्ट को यूज़ ना करें। कोई भी फ्रूट जो है वो आपने कट किया और उसका रस लिया और आप रिगड़े जा रहे हैं, नहीं, ये आपकी स्किन को खराब करता है। समटाइम्स द मिसकंसेप्शन दैट मोस्ट वुमेन हैव इज कि मैं जितना जोर जोर से चीज़ करूंगी वो उतनी अंदर जा रही है। हाँ, आप ये skin को concept उतना है। इरिटेट कर रहे हो, वो एक्चुअली ऑपोजिट काम करेगा आपके ऊपर। हाँ, बिल्कुल। तो आप माइल्डली जस्ट थिंक कि आप जैसे हम छोटा बच्चा होता है ना, उसको वो पैदा होता है, मसाज करते हैं, मॉइस्चराइजर हाँ, लगाते हैं, हाँ। ये वो। आप अपने आप को एक तो दिमागी तौर पे वो समझें कि आपकी स्किन इज अ बेबी स्किन। Baby ठीक skin, है, सही। उसको रगड़ने से आप खुद ही देख लें, अगर आप टेबल साफ करेंगे, आप इसको जोर से रगड़ेंगे, तो इसका पेंट उतर जाएगा। सही बात। और इसी को आप जेंटली करेंगी तो वो साफ, नीट एंड क्लीन शाइन भी बहुत करेगी। जेंटली तरीके से, यानी बहुत एक टिप आराम देना से। चाहूंगी जी, मैं, sure, sure। वो हाँ। ये है कि जैसे पोर्स का अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ, घर में टमाटर लें, उसकी प्योरी बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। ब्लेंडर में उसको चला दें, ठीक है। और उसको आइस क्यूब्स वाली ट्रे में डालते हैं, ठीक या है। फिर आजकल वो भी आपने देखा होगा कि पॉप स्टिक वाला हाँ, जो pop होता है, stick, बिल्कुल, किसी के हाँ, घर में हाँ। आप उसके अंदर उसको फ्रीज करते हैं। ठीक। आप वो हल्का हल्का जेंटली लगाएंगे तो आपके पोर्स कम हो जाएंगे। इसी तरह अगर आपको पोटैटो का हाँ, ये डार्क सर्कल्स के लिए है, तो आप पोटैटो का भी जूस निकाल के उसको आइस क्यूब में एक स्टिक की तरह स्टिक लगा लें, या जो भी हाँ। वो आप ऐसे ऐसे हल्का हल्का करें, तो ये एक तो स्किन को जो कोल्ड टेम्परेचर वाली चीज़ है, रिजुविनेट करता है, रिजुविनेट करेगा, पोर्स को अब स्पेशली टमाटो छोटा करेगा, हाँ। और उस कोल्ड वाले जो इंटरेक्शन हो रहा है हमारी स्किन के साथ आइसिंग से, उससे आपकी स्किन भी यंगर रहेगी। तो ना कि आप डायरेक्टली एक क्यूकम्बर पकड़ के रगड़ना शुरू कर दें, आप उनको ऐसे करें, उनका कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म बना लें, और वो जब आप एक एक क्यूब निकालेंगी, नहीं तो आप पूरा खीरा ज़ाया कर रहे हैं, आप पूरा टमाटर ज़ाया कर रहे हैं, पूरा टमाटर तो नहीं लगा
जा सकते सही। हैं। तो ये टिप मैं आपके व्यूअर्स को देना चाहूँगी कि दिस इज़ रियली गुड, ये अपनी रूटीन में डेली कर लें, हाँ। उससे कोई प्रॉब्लम चलिए नहीं जी, होगा। बहुत शुक्रिया आमना हमारे शो पर आई और इतनी सारी ढेर सारी आज हमने बातें की स्किन केयर के हवाले से। आई होप कि आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। अच्छा जी, शो का टाइम एंड अप हो गया है और वाइंड अप करने से पहले हमारी बड़ी ज़बरदस्ती प्यारी सी करस्पॉन्डेंट है अक्सा शाहिद, उनका नाम है, उनकी है आज बर्थडे। तो अक्सा, हैप्पी बर्थडे टू यू, 1000 मोर टू कम। और जब शो खत्म हो जाएगा और हम सब एक साथ होंगे तो आपने हम सबको देनी है अच्छी सी ट्रीट। शो का टाइम जो है वो एंड अप हो गया है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए कि वॉचिंग सीरियल 10।